Welcome everyone. Am I audible to all? Yes. Yes, Yeah, yes, yes, we great. So guys, the first webinar of 2021, the Code Chef USICT chapter. Congratulate everyone to making yourself in this main campus of Guru Gobind Singh Indraprasth University, and for the on precisely taking of department as University School of Information Communication and Technology. A belated Happy New Year, and yeah. So guys, as the name suggests, Code Chef USICT chapter. अगर आप में से कोई भी कोड शेफ से थोड़ा भी रिलेटेड है, कुछ जानता है, तो यह इट इज अ कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग प्लेटफॉर्म which and which encourages us to build this chapter in our campus. So थोड़ा सा इंट्रो दे देता हूँ कि मैं कौन हूँ, हमारी इस यूएसएससीटी चैप्टर की टीम कौन है. तो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल माई सेल्फ चिन्मय जैन. आई एम द स्टूडेंट ऑफ एमसीए सेकेंड ईयर and I am the competitive programming lead of this chapter. Then we have on board Miss Monica Gupta. She is also a student of MC second year and she is the president of this chapter. Then Gaurav Gupta, he is the outreach and the media lead. He is also in MCA second year. Last but not the least is Mr. Rajat Kumar. He is the event lead of this USICT chapter and he is also uh, from MCA second year. So गाइस, ये जो यूएसआईसीटी चैप्टर है, मतलब कि जो भी फ्रेशर्स है खासकर उनके लिए ये सेटअप हुआ है अभी अभी अक्टूबर 2020 में. मेन जो हमारा फोकस है इस यूएसआईसीटी चैप्टर का वो ये है कि जो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग कल्चर है हमारे खासकर इंडियन लेवल पे उसको थोड़ा एनहांस करना. नो डाउट वी इंडियंस हैव ग्रेट कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग स्किल्स, बट अभी तक हमारे ग्लोबल लेवल कॉन्टेस्ट होते हैं जिसमें खासकर आईसीपीसी है. आईसीपीसी इज द इंटरनेशनल कॉलेजिएट प्रोग्रामिंग कॉन्टेस्ट. उसमें अभी हम थोड़ा लैग कर रहे हैं, मतलब कि इंडियन कोडर्स उसके अंदर इतनी जल्दी उसका जो रीजनल लेवल होता है उसको इतनी जल्दी क्लियर नहीं कर पा रहे हैं. तो बहुत ज़रूरी है कि कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग को स्प्रेड करना, मतलब कि जो भी खासकर हमारी फील्ड से कंप्यूटर साइंस फील्ड से वो तो कम से कम कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करें. कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के सब अपने खुद के अलग फ़ायदे हैं, चाहे वो हमारे करियर वाइज हो या फिर हमारी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हो लाइफ की, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग. मेन बात ये है कि गाइज आप में से कुछ फ्रेशर्स भी हैं, कुछ सेकेंड ईयर है, थर्ड ईयर है, फोर्थ ईयर है. तो अभी अगर आप अपने सीनियर से जैसे इंटरेक्ट करते हो तो अगर आपका सवाल होता है कि हम जिस इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं उसकी प्लेसमेंट कैसी है, तो गाइस जब प्लेसमेंट की बात आती है तो ऑब्वियसली हमारी फील्ड जो टेक फील्ड है आईटी की या फिर कंप्यूटर साइंस की, तो उसका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग. क्योंकि 80 to 90% जो कंपनीज है उसका सेकंड राउंड, मोस्ट प्रोबेबली सेकंड राउंड या फिर थर्ड राउंड टेक्निकल राउंड होता है, जिसमें टेक्निकल राउंड में वो आपसी कोडिंग स्किल्स को चेक करते हैं. कोडिंग स्किल से मेरा मतलब है कि हाँ, ये कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग स्किल है. आपको एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट गिवन है तो आपको थ्रू अपनी प्रोग्रामिंग स्किल्स उसका एक सोल्यूशन जनरेट करना है. तो वहाँ पे कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग स्किल्स बहुत ज़्यादा काम आती है. उसके साथ साथ कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग एक ऐसी चीज़ है जो आपको प्रेशर को हैंडल करना सिखाती है, एक टाइम कंस्ट्रेंट के अंदर काम करना सिखाती है, टीम वर्क भी है, और कहीं ना कहीं एक डेडलाइन के थ्रू एक ज़्यादा से ज़्यादा बेटर एक्यूरेसी के साथ अपने सॉल्यूशन को सबमिट करना सिखाती है. उसके साथ साथ गाइस, जो हमारा अभी ये जो यूएसआईसीटी चैप्टर है उससे पहले भैया नॉट ऑडिबल. Yes. am I audible guys? Yes, Yes, जी आप. you are. I think there was some ठीक है. network glitch in between. तो मैं गाइस ये कह रहा था कि अभी तक हमारे कोडशेफ यूएस आईसीटी चैप्टर ने 4 सेशन होस्ट कर दिए हैं. जो फर्स्ट सेशन था वो बिल्कुल बेसिक था, इंट्रोडक्शन टू डाटा स्ट्रक्चर्स.
जिसमें हमने मेनली यही डिस्कस करा था कि जब हम ये चैप्टर इस्टेब्लिश कर रहे हैं तो हम क्या-क्या चीज़ों पे फोकस करेंगे। उसके बाद हमने 3 लगातार सेशन बैक टू बैक होस्ट करे थे नवंबर में, जिसका मेन एम था कि एक स्प्रिंट उसका जो मेन टैगलाइन थी वो थी लर्निंग स्प्रिंट, मतलब कि जैसे एक फास्ट रनिंग स्पीड पे स्प्रिंट लगता है, हमने एक स्प्रिंट लगाया था जिसमें हमने डाटा स्ट्रक्चर्स को या फिर एल्गोरिथम्स को एक साथ कवर करा था, मेनली इंक्लूड ऑफ बाइनरी सर्च, सेगमेंट ट्री, फैनविक ट्री एंड फ्यू मोर कंसेप्ट्स ऑफ एरे एंड स्ट्रिंग्स। तो अगर आप में से किसी ने भी ये चारों सेशन मिस कर दिए हैं या फिर कुछ और डाउट है तो ये सेशंस हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। यूट्यूब चैनल का लिंक अभी हम आपको चैट बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे। इसके साथ साथ गाइस हमारे कोडशेफ यूएसआईसीटी चैप्टर की एक एग्जीक्यूटिव टीम बनी हुई है। जो मेन पर्पस है एग्जीक्यूटिव टीम का, उसमें एग्जीक्यूटिव फील्ड भी 3 फर्दर फील्ड में डिवाइडेड है। जो फर्स्ट फील्ड है वो है सीपी मेंटर, जो सेकंड फील्ड है वो है हमारी आउटरीच और प्रमोशन टीम, और जो थर्ड टीम है वो है हमारी इवेंट टीम। तो फ्रेशर्स में से कोई भी अगर किसी भी टीम में इंक्लूड होना चाहता है तो हम चारों कोर मेंबर्स लाइक मी, वर्णिका, गौरव गुप्ता और रजत कुमार में से किसी को भी अप्रोच कर सकता है। हम आपको बता देंगे कि एज एग्जीक्यूटिव मेंबर आपको क्या बेनिफिट्स हैं और क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी। ओके, आई विल डिस्क्राइब ऑल थ्रीज। जो सीपी मेंटर है, सीपी मेंटर का जो मेन वर्क होता है वो ये होता है कि कैसे अगर हम कोई कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो उसके अंदर हम कैसे एक उस कॉन्टेस्ट में कौन से लेवल के कितने क्वेश्चन रखने हैं, कैसे उनके टेस्ट केस डिजाइन करने हैं, कैसे उनके ऊपर कंस्ट्रेंट्स लगाने हैं, और उसके साथ साथ हमारी पूरी इस कम्युनिटी में किसी को भी प्रोग्रामिंग स्किल से रिलेटेड कोई डाउट है तो उसकी कैसे हेल्प करनी है। या फिर अभी जैसे हम इसके बाद एकदम सेशन स्टार्ट करने वाले हैं स्टैक क्यूज के साथ, तो उस क्यूज में हम आपको क्या प्रेजेंट करने वाले हैं, आपके डाउट को कैसे टैकल करना है, ये सारा काम सीपी मेंटर का होता है। उसके बाद जो आती है आउटरीच और प्रमोशन टीम, उसके लिए हम जो भी इवेंट कर रहे हैं, चाहे वो इवेंट हमारे चैप्टर का हो या फिर पूरे कोडशेफ का हो या फिर कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग का हो, उसको दूसरे लोगों तक कैसे पहुंचाना है, वो सारा आउटरीच टीम के साथ है। आउटरीच टीम को गौरव गुप्ता हेड करते हैं। और जो लास्ट जो कैटेगरी है वो है इवेंट टीम। इवेंट टीम का जो मेन काम है वो है ये है कि कैसे एक इवेंट को ऑर्गेनाइज करना है, कि कितने बजे इवेंट होगा, कब होगा, किस प्लेटफॉर्म पे होगा, उसके पोस्टर्स, उसके जिफ्स, उसके स्मॉल वीडियोस, उसका जो सारा कंटेंट होता है अनटेक्निकल, मतलब कि टेक्निकल के अलावा जो कंटेंट होता है वो इवेंट टीम के अंडर आता है, और इवेंट टीम को हेड करते हैं रजत रजत कुमार। आपको फिर भी कोई डाउट हो तो आप हमको पर्सनली इसके बारे में पूछ सकते हैं। वी आर 24/7 अवेलेबल फॉर योर हेल्प। और इसके अलावा गाइज मैं क्लियर कर दूं कि एग्जीक्यूटिव टीम में आने के लिए कोई मेंबरशिप चार्ज नहीं है, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। और इसके जो बेनिफिट्स वो ये हैं कि बेनिफिट्स आगे जाके कोडशेफ, एक तो सबसे पहले यू आर एन यू सॉरी वे सॉरी प्रथम, जस्ट लेट मी चेक योर क्वेरी। Problem set made by seniors, or do we just take part in no no, we organize our on contest also, like जैसे अगर अभी हम आपको स्टैक क्यूज और लिंक लिस्ट पढ़ा रहे हैं तो in between 15 to 20 days we will organize a contest on the CodeChef platform, but we will put our own question instead of taking from CodeChef or from any other source. We will design our own questions or we will go for that. हाँ, तो मैं कहता था इस मेंबरशिप फीस बिल्कुल भी नहीं है। और इसके साथ साथ जो एक्स्ट्रा बेनिफिट्स ये है कि सबसे पहले आप एक रेप्यूटेड फर्म के साथ काम कर रहे हो, क्योंकि कोडशेफ का हमारी फील्ड में बहुत बड़ा नाम है। तो यू कैन पुट दैट इन योर रिज्यूमे, बट नॉट अंडर द इंटर्नशिप कॉलम, यू कैन पुट इट इन योर अचीवमेंट कॉलम। साथ साथ कोडशेफ के साथ हमारी बात चल रही है दैट दे विल बी प्रोवाइडिंग सर्टिफिकेट्स बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव एज वेल एज द कम्युनिटी मेंबर्स। तो उसके उसके ये अलग से बेनिफिट ये भी है। इसके अलावा गाइस अगर आपको कुछ और डाउट है रिगार्डिंग कॉलेज लाइफ, रिगार्डिंग बीटेक और एमसीए और एनीथिंग एल्स और दिस कोडशेफ यूएसआईसीटी चैप्टर, तो आप वो भी पूछ सकते हैं अभी हमसे। भैया भैया जैसे हाँ, अब जैसे अब मेरा बैकग्राउंड कंप्यूटर का नहीं है तो क्या मैं भी ज्वाइन कर सकता हूँ इसका? एज एन एग्जीक्यूटिव टीम में आप आना चाहते हो हाँ। तो एग्जीक्यूटिव टीम में सीपी मेंटर, शायद। सीपी मेंटर के लिए आई विल प्रेफर लाइक
मैं सीपी टीम को लीड करता हूँ। तो जो मैं बीइंग अ सीपी मेंटर किसी में ढूंढता हूँ वो ये ढूंढता हूँ, सबसे पहले उसके अंदर जो मैं चाहता हूँ कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेने की वो होनी चाहिए आदत। ये नहीं है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज से भागना है। उसके बाद अगर कोई दिक्कत नहीं है, आपको थोड़ा कम आता है वो भी चलेगा, पर सीखने की बहुत जरूरत है। कभी भी सीखने से पीछे नहीं हटना है कि लाइक आपसे किसी ने मान लो डाउट पूछ लिया, अभी तो आप खुद फ्रेशर हो, लास्ट नेक्स्ट ईयर आपके जब फ्रेशर आएंगे उसने कुछ आपसे पूछ लिया, तो आपको ये बिल्कुल नहीं कहना कि लाइक नहीं मेरे को नहीं आता, आप किसी और से पूछ लो। आप उससे टाइम लो और उसको समझाओ। तो ये क्वालिटीज होनी बहुत जरूरी है। साथ साथ अगर आप सीपी मेंटर बनना चाहते हो तो मैं प्रेफर करूंगा, टेक योर टाइम, 1 मंथ और 2 मंथ, गेट यूज टू दी एटलीस्ट वन ऑफ द लैंग्वेज, सी प्लस प्लस, जावा और पाइथन, और उसके बाद सीपी मेंटर बन जाओ, कोई बड़ी बात नहीं है। तब तक अगर आप इवेंट टीम या फिर आउटरीच टीम में आना चाहते हो तो यू आर मोस्ट वेलकम। भैया मतलब जैसे हमें आता तो कुछ भी नहीं है ना कोडिंग का, तो हम सीखे कहाँ से, स्टार्ट कहाँ से करें? स्टार्ट कहाँ से करें? स्टार्ट के लिए अभी हम आज रात तक एक पूरी पीडीएफ या फिर शीट डालने वाले हैं जिसमें हम रिसोर्सेज डालने वाले हैं कि इफ यू आर बिगनर टू दी प्रोग्रामिंग, कैसे आपको बिगेन करना है, कैसे स्टार्ट करना है। और सेकेंडली बात ये है कि जो कॉलेज है ऑब्वियसली आपके जो कौन से कोर्स अभिश्री आप? भैया आईटी। आईटी। आईटी से हो ना, तो आईटी से ऑब्वियसली कॉलेज विल आपके करिकुलम में पक्का कोई ना कोई ऐसा एक सब्जेक्ट होगा, आइदर सी या फिर सी प्लस प्लस, फर्स्ट सेमेस्टर या सेकंड सेमेस्टर में, जो आपको एक सी है बिगनिंग। भैया हमारा, सॉरी, सी सी है हमारे पास, सी क्या सब? प्रोग्रामिंग। सी प्रोग्रामिंग है। लैंग्वेज है हमारे तो पास। तो अभिषेक, मेरा जो मेन मोटिव ये है, मेरे को लैंग्वेज से इतना फर्क नहीं पड़ता। मेरे को क्या फर्क पड़ता है, मेरे को चाहिए कि इंसान जो है वो लॉजिक और एल्गोरिथम में स्ट्रांग होना चाहिए। अगर आपके एल्गोरिथम्स अच्छे हैं, लॉजिक्स अच्छे हैं ना, तो आपको मुश्किल से मुश्किल 20 to 25 डेज लगते हैं किसी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर अपनी ग्रिप बनाने के लिए। अच्छा। तो आप अभी, जैसे मैं कहा कि आप 1-2 मंथ्स आराम से आप देख लो, मतलब कि कोई कोडिंग लैंग्वेज में अपनी ग्रिप बना लो। साथ साथ कॉलेज आपको सी प्रोग्रामिंग पढ़ाता रहेगा, बहुत अच्छी बात है। आप आपको ऐसा लगता है कि मैं दो अलग अलग लैंग्वेज नहीं करना चाहता, तो आई विल रिकमेंड सी प्लस प्लस कर लो। सी प्लस प्लस और सी प्रोग्रामिंग में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। तो सी प्लस प्लस और सी प्रोग्रामिंग करो, एल्गोरिथम में अपनी थोड़ी ग्रिप बनाओ और उसके बाद सीपी मेंटर के लिए अप्लाई कर दो, नो प्रॉब्लम। ये कोई पर्टिकुलर डेज के लिए ओपन मेंबरशिप नहीं है, ये 24, ये जब तक हमारा चैप्टर चल रहा है तब तक एग्जीक्यूटिव मेंबरशिप ऑन है। ओके, तो जैसे जो सीपी मेंटर, जैसे कई सारे सीपी मेंटर्स होते हैं या कोई एक ही रहता है? नहीं नहीं नहीं, सीपी मेंटर्स अभी भी हमारे पास ऑलमोस्ट 15 अराउंड सीपी मेंटर्स है, क्योंकि अगर 257 अराउंड 300 की कम्युनिटी में एक सीपी मेंटर हैंडल नहीं कर पाता, तो वी विल डिवाइड ऑन द बेसिस ऑफ बैचेस। बट क्या है कि अभी तक हमारा सिर्फ वर्चुअल इंटरेक्शन हुआ है, फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं हो पाया है। तो अभी तक हमने ऐसा कुछ पर्टिकुलरली डिवाइड नहीं करा। लाइक आईटीज को, ये आईटी जो बीटेक आईटी सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर और फर्स्ट ईयर है, इनको ये पर्टिकुलर मेंटर संभाल रहा है, तो अभी तक ऐसा कुछ अलॉट नहीं करा है। बाकी उसके बाद एक बार जब हमारा फेस टू फेस इंटरेक्शन हो जाएगा तो फिर हम देखते हैं कैसे पूरा इस चीज को सेटल कर देंगे। ओके, आप कांटेक्ट शेयर कर दो भैया। आप बिल्कुल, कांटेक्ट आपको शेयर कर देंगे। अभी वैसे आपके पास जो पोस्टर आया उसके भी कांटेक्ट है, और उसके बाद आपको टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप का भी हम कांटेक्ट शेयर कर देते हैं। कोड शेफ का ना टेलीग्राम ग्रुप, उस पे तो मैं कनेक्टेड हूँ। कोई बात नहीं, हम आपको व्हाट्सएप का भी कर देते हैं कांटेक्ट। ठीक है। एनीवन एल्स? भैया मैंने थोड़ी सी मतलब C++ पढ़ी है 11th-12th में, तो मेरा क्या होगा सीपी मेंटर के लिए? सी प्लस प्लस पढ़ी है तो आप अपने आप को कितनी रेटिंग देने जाओगे आउट ऑफ 10? ऑनेस्टली 10, 5 5? मैक्सिमम 5। 5? तो 11-12 के हिसाब से अगर सीपी मेंटर है तो अभी आप, मतलब कि ऑब्वियसली है कि आपको बेसिक आते हैं, बट इट बेसिक आना मतलब बेसिक काफी अच्छे से क्लियर होना भी बहुत जरूरी है। सिर्फ आना नहीं मतलब कि ये नहीं हो कि हाँ मैं एरे बना लेता हूँ, एरे के अंदर सर्चिंग सॉर्टिंग कर लेता हूँ। इट्स लाइक कि आप कैसे सोच पा रहे हो एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट को, कि मतलब कि अगर एक क्वेश्चन ऐसा है और आप जैसे 11-12 में कह रहे हो कि मैंने सी प्लस प्लस करी है, एक क्वेश्चन ऐसा है जो लीनियर सर्च से भी हो रहा है और बाइनरी सर्च से भी हो रहा है, तो क्या आप बाइनरी सर्च यूज कर सकते हो या नहीं? मतलब कि अगर वो सॉर्टेड एरे है तो ऑब्वियसली आप जाओगे बाइनरी सर्च के लिए।
क्योंकि गाइस जो सीपी है ना, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, उसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा मैटर कर जाती है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में आपको हम आगे आगे अभी धीरे धीरे बताते रहेंगे जैसे जैसे सेशन स्टार्ट होगा। बट अगर आपको लगता है कि आप रेटिंग खुद को लेस देन 7 देते हो ना, तो आई पर्सनली रिकमेंड, अभी जनवरी चल रहा है, मार्च तक का टाइम लो, अपनी प्रोग्रामिंग स्किल्स पे काम करो आराम से, और फिर अप्लाई करो। क्योंकि फिर ऐसा ना हो ना, क्योंकि ऐसा हो जाता है कि अगर मैं आपको एज ए सीपी मेंटर ले रहा हूँ ना, तो फिर मेरे को ना ऐसा लगेगा कि हाँ अब इसमें सीपी मेंटर बन गया है, तो अगर अब मैं उसको कोई काम दे रहा हूँ तो मैं उम्मीद करता हूँ कि वो मेरे को वो काम एक पर्टिकुलर डेडलाइन से पहले कर देगा। पर अगर आप उसको नहीं कर पाओगे तो ऑब्वियसली कि मतलब कि अगर आपकी कहीं ना कहीं स्किल सेट में थोड़ी कमी है तो वो कहीं ना कहीं टाइमलाइन तक खत्म नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं अभी सबको ही बोल देता हूँ कि अगर इफ यू रेट योरसेल्फ लेस देन 7, देन टेक टाइम टिल मार्च और अप्रैल एंड देन रीअप्लाई। भैया आप क्वेश्चन ही मतलब जैसे इवेंट्स ही ऑर्गेनाइज कराते हो, फिर आप कंटेंट भी डालते हो डाटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम से रिलेटेड? जो हम खुद का मतलब कि लाइक वी आर ऑल्सो स्टूडेंट, तो हम वैसे कोई अनअकैडमी की तरह कोई वीडियो लेक्चर्स प्रिपेयर नहीं करते। हम इधर वेबिनार्स के थ्रू डाटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिथम्स की टेक्निक्स और ट्रिक्स बताते हैं। लाइक अभी जैसे हम जो हमारा सेशन है, इस थोड़ा सा इंटरेक्शन के बाद हम क्यूज के ऊपर सेशन स्टार्ट करने वाले हैं कि क्यूज होते क्या हैं और क्यूज के क्या क्या एप्लीकेशंस वगैरह हैं, तो हम ऐसे बताएंगे। उसके बाद कल हमने जो स्टैक और लिंक लिस्ट के बारे में हमको बताना है, इस वे में सेशन चलता है। बाकी अगर आपको रिसोर्सेज चाहिए तो दैट वी हैव एम्पल ऑफ रिसोर्सेज ऑन यूट्यूब, अनअकैडमी, कोडशेफ एंड मैनी अदर प्लेटफॉर्म। तो पूरी रिसोर्स लिस्ट आपको हम शेयर अभी कर देंगे आज रात तक। भैया जैसे गाइडेंस चाहिए होगी कैसे कैसे हम एज अ बिगनर टू इंटरमीडिएट तक पहुंचे कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में, तो फिर वो कैसे? बिगनर टू इंटरमीडिएट पहुंचने के लिए सबसे पहले आपको, जैसे मैंने कहा, बेसिक क्लियर होना बहुत जरूरी है। अगर आपको ये नहीं पता कि लिंक लिस्ट क्या होता है और फिर आप कोई ऐसा क्वेश्चन यूज कर रहे हो जिसमें लिंक लिस्ट यूज होने वाला है, तो ऑब्वियसली दैट यू विल नॉट एबल टू आंसर दैट। तो सबसे पहले एक जो बेसिक कोर्स होता है डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स का, उसको खत्म करना बहुत जरूरी है। अब डाटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम्स के एम्पल ऑफ कोर्सेज हैं, चाहे वो यूडेमी पर हो, चाहे वो यूट्यूब पर हो, चाहे वो आप कोडिंग निंजा से पाई करके कर रहे हो, कोडिंग निंजा कोडिंग बुक से, या फिर आप किसी बुक को रेफर कर रहे हो। तो टू बी ऑनेस्ट मैं आपको कहूंगा कि अगर आप देखना चाहते हो ना, तो आपको डीएसए सीरीज देखनी चाहिए अब्दुल बरी की, जो एक यूट्यूब चैनल है, बहुत अच्छे से समझाते हैं वो। और साथ साथ अगर कोई पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में करना है, लाइक आपको जावा या सी प्लस प्लस या पाइथन ही चाहिए, तो उसके बेसिस पे भी हम अभी पूरा रिसोर्स करेंगे। और जब भी आपको लगता है कि आपको कोई दिक्कत आ रही है, कोई गाइडेंस चाहिए, तो आप किसी भी कोर टीम मेंबर को कांटेक्ट कर सकते हैं। वी विल हेल्प यू। भैया कोड शेफ पे query से रजिस्टर अगर कैसे करें? ऐड करना चाहते गाइस वन बाय वन। कोड शेफ पे रजिस्टर कैसे करें? हाँ, कोड शेफ पे रजिस्टर करने के लिए आप कोड शेफ जब खोलते हो तो आपको बिल्कुल राइट टॉप राइट पर लॉगिन का ऑप्शन आता है, वहां पर जाकर आप पहले साइन इन कर लीजिए। साइन इन करते वक्त एक चीज बिल्कुल ध्यान रखना कि जो आप जब इंस्टीट्यूशन का नाम भर रहे हो, तो ऑब्वियसली गुरु गोविंद सिंह भरना, गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी इंस्टेड ऑफ यूएसआईसीटी। उसके बाद आपका जब अकाउंट बन जाता है तो कोडशेफ जो है वो मंथली 3 कॉन्टेस्ट रखता ही रखता है, जिसमें सबसे पहले है लॉन्ग चैलेंज। लॉन्ग चैलेंज जो है वो वीक 1 और वीक 2 के लिए होता है। मतलब कि जैसे अभी कल से स्टार्ट हुआ है लॉन्ग चैलेंज जनवरी 1 से, और ये जनवरी 10 तक जाएगा। इसमें 10 क्वेश्चंस, 8 टू 10 क्वेश्चंस होते हैं, और 8 टू 10 क्वेश्चंस आपको 10 दिन के अंदर करने होते हैं, जितने भी आप कर सको। और उसके बाद थर्ड वीक के वीकेंड पर होता है हमारा कुक ऑफ। कुक ऑफ इज 2.5 आवर्स, मतलब कि 2.5 घंटे का कंपटीशन है, जिसमें 5 to 6 क्वेश्चन रहते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम बिगिनर टू दी हार्ड लेवल। और लास्ट वीकेंड जो होता है मंथ का, उस पर होता है लंच टाइम, वो 3 आवर कॉन्टेस्ट है। अच्छा, इन सारे कॉन्टेस्ट के बेसिस पे आपकी रेटिंग्स पड़ती है। मतलब कि अगर दैट यू आर परफॉर्मिंग अबव एवरेज तो आपकी रेटिंग जाएगी प्लस में, और बिलो एवरेज तो आपकी रेटिंग गिर जाएगी। तो उस बेसिस पर आप कोर्सर ने 3 डिवीजन डिवाइड करे हुए हैं। इनिशियली जब आप साइन इन करते हो तो आपकी रेटिंग 1500 होती है। तो रेटिंग लेस देन 1600 डिवीजन 3 है, 1600 to 2000 डिवीजन 2 है, और 2000 प्लस डिवीजन 1 है।
अब डिवीजन 1 to 3 में क्या फर्क है? अगर आपका पहला प्रॉब्लम बिल्कुल बेसिक है, आप डिवीजन 3 में हो, तो वो बेसिक प्रॉब्लम ना डिवीजन 2 में होगा ना डिवीजन 1 में होगा। मतलब कि अगर आप डिवीजन 2 में हो और डिवीजन 2 में 8 क्वेश्चन है, तो हो सकता है जो आपका थर्ड क्वेश्चन है वो डिवीजन 2 का फर्स्ट क्वेश्चन हो और वो क्वेश्चन डिवीजन 1 में हो ही ना। तो ये ऐसे डिवीजन वाइज सेपरेटेड है। कोडशेफ पे सिंपल लॉगिन है, जैसे आप किसी भी अदर वेबसाइट में लॉगिन या साइन इन करते हो वैसे ही कोडशेफ पे लॉगिन साइन इन होता है। कोई एक्स्ट्रा डिटेल नहीं चाहिए, बस ये याद रखना जब आप इंस्टीट्यूशन का नाम डालो तो गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी डालो इंस्टेड ऑफ यूएसआईसीटी। कह रहे थे कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में, मतलब अगर आप 10 में से अपने आप को 7 देते हो तो 7 मतलब आपके लिए किस वे में है कि कितना तो तक आना मैं चाहिए? कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के लिए 7 नहीं कह रहा, मैं ओवरऑल प्रोग्रामिंग के लिए कह रहा हूँ। कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के अगर आप अपने आप को 7 दे रहे हो ना, इसका मतलब ये हो कि आप 90% इंटरमीडिएट लेवल के क्वेश्चन को फोड़ देते हो, कर लेते हो आराम से। अगर मैं कह रहा हूँ प्रोग्रामिंग में आप खुद को 5 दे रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि आप अपने डाटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम्स के साथ काफी हद तक क्लियर है। भैया हमें कौन सी लैंग्वेज स्टार्ट करनी चाहिए सबसे पहले? अगर कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के हिसाब से देखो तो C++ इज द मोस्ट ट्रेंडिंग लैंग्वेज। C++ इसलिए क्योंकि C++ का कंपाइल टाइम बहुत फास्ट होता है और जैसे मैंने शुरू में कहा था कि कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। उसके बाद आती है जावा। जावा का कंपाइल टाइम मेरे ख्याल से थोड़ा सा ही ज़्यादा है C++ से। और मेन बात C++ की क्या है, C++ के पास स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरीज नामक चीज़ होती है। उसके अंदर बहुत सारे इनबिल्ट फंक्शंस हैं जो बहुत काम आते हैं। जावा के अंदर भी जेनरिक क्लास है, पर जेनरिक क्लास थोड़ा किसी किसी को इजी लगता है, किसी किसी को मुश्किल लगता है, क्योंकि जावा की प्रोग्रामिंग में काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो C++ की प्रोग्रामिंग से हार्ड बना देती है। खासकर जावा में पॉइंटर्स नहीं है, तो जो डायनेमिक चीज़ें होती है जावा में इम्प्लीमेंट करनी लोगों को मुश्किल लगती है। और तीसरी जो चीज़ आती है वो पाइथन। पाइथन सबको लगता है कि हाँ भाई हम ऑलमोस्ट इंग्लिश लिख रहे हैं, बट पाइथन का कंपाइल टाइम ऑलमोस्ट 5 टाइम स्लोअर है C++ से। तो पर्सनली आई रिकमेंड C++, बाकी इट्स योर ओन चॉइस। कैन आई हैव अ क्वेश्चन नाउ? या श्योर। मुझे ये पूछना था कि लाइक सर्टिफिकेशन कोर्सेज क्या हमारे लिए लाइक हमें करना क्या नेसेसिटी होती है कंपनी को प्लेसमेंट क्रैक करने के लिए? सर्टिफिकेट कोर्सेज बेस्ड ऑन डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम, टू बी ऑनेस्ट मैंने नहीं करा हुआ कोई, और मेरे को नहीं लगता। मैंने जो जिन जिन की भी रिक्रूटमेंट हो चुकी है, प्लेसमेंट हो चुकी है, मैंने उनसे भी बात करी है। दैट्स नॉट अ नेसेसिटी। अगर आपकी डाटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम वैसे ही क्लियर है थ्रू योर स्कूल लेवल एजुकेशन, कॉलेज लेवल एजुकेशन एंड योर ऑन सर्च एजुकेशन, तो कोई भी सर्टिफाइड कोर्स करना बहुत ज़रूरी नहीं है। बट नॉट बेस्ड ऑन डेटा स्ट्रक्चर्स एंड क्या वो नेसेसिटी होगी क्या? मतलब लाइक कि हमें जैसे बोलते हैं कि रिज्यूमे में दिखाने के लिए कुछ होना चाहिए तुम्हारे पास, सो क्या हमें वो नेसेसिटी है कि हमें सर्टिफिकेशन कोर्सेज करने चाहिए? डिपेंड करता है। लाइक अगर आप मुश्किल से, मेरे को नहीं लगता, वैसे तो 5% ही ऐसी कंपनीज होती हैं जो सर्टिफिकेशन कोर्सेज की तरफ आपको देख के कि आपने ये सर्टिफाइड कोर्स करा हुआ है आपको चूज करेगी। मेन जो होता है एक रेज्यूमे में वो होता है एक्सपीरियंस, जो आता है आपका इंटर्नशिप्स और कुछ अलग अलग एक्टिविटीज के थ्रू। सेकेंडली होते हैं आपके प्रोजेक्ट्स, कि आपके जो प्रोजेक्ट आपने मेंशन करे कि मैंने ये प्रोजेक्ट करा है। और जो थर्ड आता है वो आता है आपका स्किल सेट, कि आप अगर रिज्यूमे में लिख रहे हो दैट आई नो C++, आई नो वेब डेवलपमेंट, तो आप उस वेब डेवलपमेंट पे जो भी इंटरव्यूअर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है आप उसका आंसर कर पा रहे हो, उसको उसके ऊपर आप चुप नहीं बैठ रहे हो। मेरे ख्याल से मेरे को, मैंने जो जितना मैंने अपने ग्रेजुएशन लेवल पे कोई इंटरव्यू दिया है या फिर अभी मैंने किसी भी सीनियर, अपने सीनियर के साथ इंटरेक्शन करी है, तो मैंने नहीं देखा कि वो ये बोल रहा हो कि भाई मैंने सर्टिफाइड कोर्स करा हुआ था इसलिए मेरे को ले लिया। ओके। एंड मुझे ये पूछना था कि लाइक प्लेसमेंट में कोडिंग के जो क्वेश्चंस होते हैं, जो फर्स्ट राउंड होता है, उसमें कोडिंग के क्वेश्चंस किस लेवल के होते हैं? लाइक एक आप आइडिया दे सकते हैं, एग्जांपल दे सकते हैं? हाँ बिल्कुल। लाइक अगर जो फर्स्ट राउंड होता है वो मोस्टली एप्टीट्यूड राउंड होता है, उसके बाद कोडिंग राउंड आता है। कोडिंग राउंड डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी, की कंपनी, कभी कभी ऐसा होता है कि TCS जो मास रिक्रूटर हम जिसे कंसिडर करते हैं, वो भी बिल्कुल हार्ड लेवल का क्वेश्चन डाल देती है। इट मेनली कंप्राइजेज ऑफ, जो टेक्निकल राउंड होता है उसमें 3 क्वेश्चन होते हैं, तो लेवल वाइज लेवल ही होते हैं मोस्टली, कि एक बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन नहीं होगा,
मतलब कि अगर आप मैं कहूँ तो मीडियम से थोड़ा सा कम, पहला क्वेश्चन उस लेवल का होता है, दूसरा क्वेश्चन बिल्कुल मीडियम लेवल का, और तीसरा क्वेश्चन कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है। अगर वो कंपनी लाइक आपकी माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, टायर वन कंपनी, पेटीएम, एडोब ऐसी है, तो फिर वो ऐसा क्वेश्चन डालते हैं जिसमें आपकी प्रोग्रामिंग नहीं, आपकी लॉजिकल स्किल के ऊपर टेस्ट होता है। मतलब कि आपको ऐसा क्वेश्चन, अगर आप उस क्वेश्चन का बाद में आंसर दोगे ना, तो इट माइंड मेनली मुश्किल से 40 से 50 लाइन ऑफ कोड का होगा, पर उसमें जो लॉजिक लगा हुआ है वो सोचने में, हर की वो मतलब कि हर कोई नहीं सोच पाता, वो एक एक्सपीरियंस कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामर ही सोच पाता है। अब वही चीज अगर कोई कंपनी आ जाए जैसे नेगेरो है, या फिर आपका न्यूजेन है, या फिर मैं कहूँ कोई टायर टू कंपनी है जो आपको बेसिक पैकेज देती है, वो मीडियम से थोड़ा ज्यादा और हार्ड से थोड़ा कम उस लेवल का क्वेश्चन डाल देती है। बट वी बिलीव कि 3 क्वेश्चन आ रहे हैं तो थर्ड क्वेश्चन तक आते आते थोड़ी थोड़ी डिफिकल्टी बढ़ती रहती है। एंड मैंने ये एक्सपीरियंस करा है हैकर रैंक में, लाइक जैसे कि टेस्ट केसेस सारे पास नहीं होते, तो क्या लाइक जैसे कि 6 में से 4 टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं तो क्या वो सिलेक्शन माना जाएगा? डिपेंड करता है कि कितने लोगों के 6 में से 4 हुए और कितने 6 में से 6 हुए हैं। इट्स लाइक अ ओके कट ऑफ। ओके ओके। एंड मुझे एक और बात पूछनी थी, थोड़ा सा इससे बियॉन्ड है, लाइक कि मैंने ये सुना है कि यूएसआईसीटी में ये भी होता है कि लाइक तुम एक कंपनी में तुम्हारा सिलेक्शन हो गया है, तुम एक ही कंपनी में बैठ सकते हो, लाइक इस तरह से कुछ, इसको वो थोड़ा सा वो जो elaborate- है वो अभी तक तो जो हमारे टाइम पे भी अभी भी यही है कि जो यूएसआईसीटी की गाइडलाइंस है वो ये है कि स्टूडेंट कैन गेट अ ऑफर इन इन वन मास रिक्रूटर एंड वन अदर देन मास रिक्रूटर। मास रिक्रूटर कौन कौन सी जो हमारे कॉलेज में आती है, वो आती है टीसीएस, इन्फोसिस और डीएक्सी टेक्नोलॉजी, ये मास रिक्रूटर्स है। और जो अलग आती हैं जो अबव 6 या फिर आप अबव 5 कंसिडर करते हो, एक उसमें बैठ सकते हो। बट लकीली क्या होता है, ये सब एक साथ आती हैं, और हमारी कॉलेज ये कहता है जब तक एग्जैक्टली आपके हाथ में ऑफर लेटर ना हो तब तक आप किसी कंपनीज में कितनी बार बैठ सकते हो। तो वो आपस में कोलाइड कर जाती हैं, और रिजल्ट सबका एक साथ आता है, तो उस वक्त आपके पास आराम से 3-4 कंपनी हाथ में होती है। वैसे ये रूल है कि हाँ, आप एक मास रिक्रूटर में बैठोगे और एक अदर देन मास रिक्रूटर में बैठोगे। अगर आपका सिलेक्शन इन दोनों में हो गया देन यू आर नॉट अलाउड ऑन कैंपस प्लेसमेंट। प्लस प्लस की कोई मिले या पर्टिकुलर लैंग्वेज की मिले, तो वहां पर इंटर्नशाला में किस्मत चाहिए फिर कि इंटर्नशाला से मिले। उसके अलावा लिंक्डइन है, या फिर एक बहुत सारे पोर्टल्स बने हुए हैं। एक इंटर्न बिट कर है, द जॉब मैन कर है, इसके ऊपर रेगुलरली पोस्ट होते रहते हैं इंटर्नशिप। भाई भाई ये जो यूएसआईसीटी प्लेसमेंट दिखा रहे हैं वो एमटेक एमसीए और बीटेक सबको मिला के है कि सिर्फ बीटेक के लिए सेपरेट है? नहीं, वो उसमें बीटेक और एमसीए मिक्स है, एमटेक का उसमें इतना मिक्सन नहीं है। एमटेक के लिए मोस्टली जो बच्चे एमटेक करते हैं हमारे कॉलेज से, वो 80% रिसर्च में आगे चले जाते हैं, तो वो मिक्स है एमसीए प्लस बीटेक का। ओके। भैया मैं अभी एक कोड शिफ्ट के लिए रजिस्टर कर रहा था, तो उसमें वहाँ पे स्टार मार्क है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यू आर फॉन्ड ऑफ। अब आती तो है नहीं, तो क्या भरूँ कुछ? यार अभी तो तुम कोई बात नहीं, कोई तुम्हें कोड से कुछ कहेगा नहीं, कोई भी डाल दो जो सा तुम्हें लगता है कि मैं ये सीखना चाहता हूँ। लाइक जैसे तुमने कहा कि मेरे को सी पढ़ा रहे हैं, तो अगर हाँ तुम्हें सी में इंटरेस्ट आ रहा है तो अभी तुम सी प्लस प्लस मेंशन कर दो।
जावा करनी है जावा कर दो। कोड से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाता कि अगर तुमने वहां पे सी प्लस प्लस लिख दी तो तुम्हें अपने बाकी आगे के सारे कोड सी प्लस प्लस में सबमिट करने हैं। इट जस्ट वो उनको अपना डाटाबेस बढ़ाना है कि ये दिखाने के लिए कि सी प्लस प्लस इतने यूजर यूज कर रहे हैं, जावा इतने यूजर यूज कर रहे अच्छा भाई, हैं। हाँ जी आशीष। मैंने सी प्लस प्लस तो सीखी है, लेकिन स्कूल लेवल पे सीखी है। हाँ तो कॉम्पिटिटिव लेवल में ज्यादा होता है इससे? कॉम्पिटिटिव लेवल मैंने आशीष बताया ना, जैसे अगर आपको एक क्वेश्चन दे दूं मैं सर्चिंग का, हम्म। अब आपको स्कूल लेवल पे कहेंगे सर्चिंग करनी है तो इंडेक्स 0 से स्टार्ट करो और आखिरी तक लेकर जाओ, नंबर मिला तो वहां पे ब्रेक मार के रिटर्न कर दो, वरना पूरा एरे ट्रेवर्स करो। अब इसी चीज को आपको लगता है लीनियर टाइम बिग ऑफ एन टाइम लगता है कि आप एक एक एलिमेंट को ट्रेवर्स कर रहे हो। अब एक जो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामर होता है वो इम्प्लीमेंट करने से पहले लॉजिक सोचता है, उसको दिख रहा है कि उसका एरे सॉर्टेड है तो वो क्या करेगा, बाइनरी सर्च लगा देगा। बाइनरी सर्च क्या करता है, एरे को बीच में से तोड़ देता है, हाँ हाँ, जो मिडल एलिमेंट है अगर वो ब्रेक हमारी कर सर्च, देते, हाफ हाफ कर देते ना। हाँ तो ये यहाँ पे जब बाइनरी सर्च का टाइम है वो लॉग एन टाइम है, जहाँ पे लीनियर सर्च का एन टाइम है, तो लॉग से टाइम कम हो गया है मशीन का। तो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामर एक ऐसे सोचता है कि कैसे मैं अपने टाइम को कम करूँ और स्पेस को भी कम करूँ। तो तो सिर्फ सिंपल practice- कोडिंग करने से कॉम्पिटिटिव कोडिंग नहीं आएगी। आप हैकर रैंक, अगर आप कह रहे हो आपको सी प्लस प्लस स्कूल लेवल की आती है तो हैकर रैंक पे रजिस्टर करो। हैकर रैंक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, उसका एक 30 डेज ऑफ चैलेंज चलता है, जिसमें 30 डेज में शुरू से लेकर आखिरी तक कंसेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं। उसके बाद साथ साथ एक प्रॉब्लम सॉल्विंग उसमें कैटेगरी है। प्रॉब्लम सॉल्विंग में आप डाटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम के हिसाब से अपने क्वेश्चंस को कैटेगराइज कर सकते हो, और फिर फर्दर कैटेगराइजेशन के लिए हर चीज के लिए इजी, मीडियम, एक्सपर्ट, एडवांस और हार्ड लेवल क्वेश्चन है, उनको प्रैक्टिस करो। मैंने ये सुना है लाइक कि कोडिंग में कोडिंग लेवल में जो प्लेसमेंट में लाइक उसमें एल्गोरिथम्स एंड सूडो कोड्स भी आते हैं क्या? मैं जस्ट पूछ रहा हूँ। यार सीधी सी बात है, अगर आप कोड बना सकते हो ना, मतलब कि रनिंग कोड मशीन पे, तो आप रनिंग कोड को सबमिट करोगे ना, वो भी स्यूडो कोड ही है एक तरह से आपके लिए। मेन बात जो एक प्रोसेस होता है प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, सबसे पहले होता है आपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ी, उसके सैंपल इनपुट्स देके और उसके कंस्ट्रेंट्स देके, अब उस कंस्ट्रेंट को माइंड में रख के एक लॉजिक तैयार करा। लॉजिक तैयार करने के बाद आपने उसका स्यूडो कोड लिखा। अब उस स्यूडो कोड को ही तो आप अपने मेन कोड में कन्वर्ट करोगे ना। तो अगर आप जैसे जैसे आप स्यूडो कोड की प्रैक्टिस करते रहोगे, आप मेन कोड उसको लिखते रहोगे। इट्स मतलब कि दोनों एक दूसरे की डिपेंडेंट है, कि स्यूडो कोड से मेन कोड बन जाता है, मेन कोड से स्यूडो कोड बन जाता है। क्योंकि जो आपका इंटरव्यूअर है उसको आपके सिंटेक्स से इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। मान लो आपको कोई कोड लिखा और उसमें कोई सेमी कॉलन नहीं लगाया या फिर कोई सिंटेक्स एरर कर दिया, उसको आपको लॉजिक और एल्गोरिथम चाहिए, तो वो एल्गोरिथम तो हम सूडो कोड से भी समझा सकते हैं। भैया मुझे ये पूछना था, जैसे एमसीए 2 साल की होगी है, तो एमसीए वाले कब से इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं? यार एमसीए वाले इंटर्नशिप के लिए कभी भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि तुम्हारे पास ऑलरेडी ग्रेजुएशन तुमने करी हुई है, तुम्हारे पास कॉलेज एक्सपीरियंस है, तो तुम चाहे पहले दिन आ गए इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर दो। बट ये चीज ध्यान में रखना, क्योंकि एमसीए 2 साल की हो गई है, तो फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट होते ही प्लेसमेंट हो जाएंगी, स्टार्ट हो जाएंगी, और तुम्हें साथ साथ कोर्स, तुम्हारा एमसीए का कोर्स भी हमसे थोड़ा ज़्यादा हैवी है, तुम्हारे साथ 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 टर्म पेपर भी है, और फिर तुम्हें साथ साथ कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग की प्रैक्टिस भी करनी है। तो उस हिसाब से इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करना, ये ना हो कि इंटर्नशिप में सारा ध्यान निकाल दो और फिर तुम प्लेसमेंट के टाइम पे कोडिंग राउंड में फंस रहे हो। ओके सर, थैंक यू। भैया आपका उडीमी कोर्स के लिए क्या करना है? उडीमी के कोर्स के लिए उडेमी कोर्स डाटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम पे, हाँ या वैसे जनरली? जनरली उडेमी के कोर्स ठीक होते हैं, मतलब कि अगर आप बेसिक लेवल पे करना चाहो ना, मैं बेसिक लेवल के लिए उडेमी प्रेफर करूंगा, एडवांस लेवल के लिए उडेमी प्रेफर नहीं करता, क्योंकि उडेमी सिंस फ्री प्लेटफॉर्म होता बनता जा रहा है एक तरह से, उस पे हर दूसरे दिन 10 फ्री कोर्स आ जाते हैं, हाँ फ्री और कोई भी अपलोड कर देता है, तो उसकी क्रेडिबिलिटी कम होती रह रही है, होती जा रही ये कोर्सेरा यूडेमी में कौन सा अच्छा लगता है आपको, आपके हिसाब से? है। ऑब्वियसली यार कोर्सेरा इज ऑलवेज प्रेफरेबल, एंड मार्केट और इंडस्ट्री वैल्यू भी कोर्सेरा की उडेमी से ज्यादा है।
भैया भी ये हमने जो ACM के वेबिनार किए थे और IEEE के, हम्म। इनका क्या कहना है, मतलब कौन सा बढ़िया है इनमें से, ACM IEEE में? यार मैं ACMICPC क्लब का भी मैं ही लीड हूँ। अच्छा। और IEEE का मेरे को ज़्यादा आइडिया नहीं है क्योंकि मैंने कभी खुद ज्वाइन नहीं करी और मेरे किसी दोस्त ने भी कभी ज्वाइन नहीं करी। ACM का जो मेन मेरे को फ़ायदा लगता है वो ये है, सबसे पहले ACM की जो मेंबरशिप के अंदर फ़ायदे हैं ना वो ये है, जैसे अभी मैं तुम शायद बीटेक के हो, तो मेरे को बीटेक हाँ का नहीं पता बीटेक में टर्म पेपर होता है या नहीं होता, तो टर्म पेपर में जो कंटेंट होता है ना वैसा कंटेंट तुम्हें ACM में भर के मिल जाएगा, पूरी लाइब्रेरी बना रखी है उन्होंने कि तुम इस पेपर की पूरी हिस्ट्री जान सकते हो कि किसने लिखा था, उसने क्या रिसर्च करी थी, कैसे लिखा था। उस चीज़ का बहुत फ़ायदा है ACM से। ACM के कॉन्टेस्ट जो होते हैं, प्रोग्रामिंग कॉन्टेस्ट, वो IEEE से ज़्यादा होते हैं और ACM का मार्केट वैल्यू IEEE से भले थोड़ा कम हो, लेकिन ये नहीं कह सकते बिल्कुल नेग्लिजिबल है, क्योंकि IEEE सिर्फ बीटेक कंप्यूटर साइंस और IT के लिए नहीं है, वो दूसरी फील्ड्स के लिए भी है। यहाँ पर ACM जो है वो टोटली फोकस करता है कंप्यूटर साइंस और IT की फील्ड पर, तो इसलिए ACM का थोड़ा पीछे रहता है मार्केट वैल्यू IEEE से। बाकी ACM के इवेंट्स हमारे CS और IT के लिए ज़्यादा है, चाहे वो वर्कशॉप हो, वेबिनार्स हो, सेमिनार हो, और ACM मोस्ट प्रोबेबली हर वर्कशॉप की और सेमिनार की सर्टिफिकेट प्रोवाइड करता है जो आगे जाके वर्थफुल है। भैया इसमें मेंबरशिप लेना मतलब आगे चल के जॉब पर्सपेक्टिव से एक बेटर होता है या फिर ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता? ज़्यादा कोई फर्क नहीं है, बस ये है कि ACM का एक अपना करियर पोर्टल है, उस करियर पोर्टल पे ऑल ओवर द वर्ल्ड जो भी अभी वैकेंसी खुली हुई है उस वैकेंसी की जॉब आती रहती है। कोई ज़्यादा फर्क नहीं है कि आपके पास आपने ACM की 10 वर्कशॉप अटेंड करी हुई है तो आपके पास अपर हैंड है किसी और कैंडिडेट से। मैंने जो बताया ना कि जब एक इंटरव्यूअर इंटरव्यू लेता है तो वो 3 चीज़ें देखता है, एक्सपीरियंस, प्रोजेक्ट्स, स्किल सेट और चौथा कॉन्फिडेंस। वो सर्टिफिकेशंस पे बहुत ही कम जाएगा कि आपने ये सर्टिफाइड करा हुआ है या फिर आपके पास इस चीज़ का सर्टिफिकेट है। तो भैया अभी स्टार्टिंग कहाँ से करना है, मतलब मेरे को मतलब कोडिंग करनी है तो बिल्कुल स्टार्टिंग से, क्या यूट्यूब यार, जाना है, कहाँ से? उसके लिए अभी हम आप रिसोर्स शेयर कर देंगे आज रात तक, और साथ साथ कुछ उस रिसोर्स देखने के बाद भी आपको कोई डाउट हो तो आप कल भी हमारा एक सेशन तो है ही, सेम टाइम 5:30 बजे, उसमें हम हाँ। आपके उसके बेसिस पे डाउट क्लियर कर देंगे। अगर किसी और को और कोई डाउट हो तो प्लीज अभी बता दो, क्योंकि फिर आज का सेशन स्टार्ट करते हैं क्यूज के ऊपर। भैया सर मुझे एमटेक डाउट है। करने का फायदा होता है? हेलो एमटेक करने का एक जना एमटेक करने का फायदा क्या है? यार एमटेक करने का फायदा तो मेरे को कुछ खास पता नहीं है क्योंकि मैंने खुद नहीं करी, पर अगर एमटेक का वही है यार, मास्टर डिग्री है टेक्नोलॉजी में, गेट के थ्रू एडमिशन होता है, डिपेंड करता है तुम्हें रिसर्च फील्ड में जाना है या फिर जॉब फील्ड में जाना है। मोस्टली फिर लोग जो बीटेक के बाद की जॉब लग जाती है तो फिर एमटेक करके क्या होगा? कुछ इंक्रीज होती है प्लेसमेंट, क्या होता है? यार टू बी ऑनेस्ट, चाहे वो IIT दिल्ली हो, चाहे वो USICT हो, चाहे NIT हो, बीटेक और एमटेक वाले ना ऑलमोस्ट सेम ही कंपनी के लिए जॉब इंटरव्यू देते हैं, और मुश्किल से 1 लाख से 2 लाख का फर्क आता है प्लेस उनके पैकेज में। तो मेनली भैया एमटेक बढ़िया है MBA? यार दोनों ही अलग फील्ड है, एक टेक्निकल फील्ड है, एक बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटर फील्ड है, और डिपेंड करता है इंडिविजुअल इंटरेस्ट किसका क्या है। सर मुझे डाउट है, जैसे डिबेटेबल। अगर हमें आगे जाके इवेंट्स में पार्टिसिपेट करना हो या फिर किसी CP मेंटर किसी के लिए अप्लाई करना हो तो वो कैसे करेंगे हम? क्या रिपीट करो यश। तो जैसे इवेंट्स में पार्टिसिपेट करना हो आगे जाके और CP मेंटर के लिए अप्लाई करना हो, वो कैसे करा जाएगा? ये CP मेंटर के लिए एक फॉर्म है, वो फॉर्म अभी हम आपको वो कर देंगे पूरा आपके ग्रुप्स के ऊपर सर्कुलेट। और इवेंट्स कैसे? यश किस चीज के कैसे इवेंट्स की आप बात कर रहे हो? सर आप जैसे बता रहे थे ना, इवेंट्स के भी कुछ इवेंट्स भी कराते हो जैसे आप लोग, उसमें पार्टिसिपेशन उसके लिए करना तो हो तो? रेगुलर लिंक आते रहेंगे आपके ग्रुप्स पे, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। चाहे वो इवेंट हम करवा रहे हो, ओके चाहे सर। कोडशेफ करवा रहे हो या फिर कोई और प्लेटफॉर्म करवा रहे हो, उसके लिंक्स आते रहेंगे। ओके सर। भैया जैसे आप कह रहे थे कि सेकंड सेम के बाद तुम्हें इंटर्नशिप के लिए चांसेस हैं जब वेब डेवलपमेंट में, तो
उस टाइम पे आप क्या इमेज रखते हो एक वेब डेवलपमेंट की, मतलब कितनी आनी चाहिए वेब डेवलपमेंट? यार आइदर फ्रंट एंड पे अच्छी कमांड हो, बैक एंड पर है तो बहुत ही अच्छी बात है, पर फ्रंट एंड पे तो बहुत ही अच्छी कमांड होनी चाहिए, क्योंकि आजकल हर गली में से 2 वेब डेवलपर निकल जाते हैं। और जो इंटर्नशाला वाले होते हैं, इनको कुछ फर्क नहीं पड़ता कि तुम अभी सेकंड ईयर में हो, थर्ड ईयर में। उनको मतलब है कि अगर हम पैसे दे रहे हैं तो वो बंदा हमारा जो काम हम बता रहे हैं उससे ज्यादा कर दे। तो यू हैव टू बी अ वेरी शार्प इन योर स्किल्स। फ्रंट एंड का देख रहे हो तो फ्रंट एंड में बेस्ट जो आपका एंगुलर है या फिर रिएक्ट है, उसके लिए आपको अपनी स्किल्स के ऊपर काफी काम करना पड़ेगा। जितनी ज्यादा जॉब्स है उतने ज्यादा ही उसके एप्लीकेंट्स है। ओके, थैंक यू भैया। तो गाइस सेशन स्टार्ट करें या किसी और का डाउट है? भैया कर दो सेशन स्टार्ट। भैया डाउट है, भैया या आईसीपीसी का शेड्यूल कहाँ मिलेगा? आईसीपीसी का शेड्यूल मैं एसीएम के हेड से लेकर आपको फॉरवर्ड करवा दूंगा, डोंट वरी। अच्छा भैया, और इसमें कौन से प्लेटफॉर्म पे मैं इसके राउंड्स में पार्टिसिपेट कर सकता हूँ? यार आईसीपीसी के ना अभी राउंड स्टार्ट होने वाले हैं, मैं आपको अभी कल के सेशन में इसकी पूरी डिटेलिंग दे दूंगा, उसकी दिक्कत नहीं है। ठीक है, थैंक यू भैया। तो सेशन स्टार्ट करते हैं गाइस। आज का सेशन का टॉपिक है वो है क्यूज, और जिसको प्रेजेंट करेंगे सिद्धार्थ, हमारे सिटी मेंटर बीटेक सीएस ब्रांच के। सिद्धार्थ, ओवर टू यू। Hello guys, so I am Siddharth Gupta and I am from BTech CSE second year. So अब यहाँ पे हम क्यूज के बारे में पढ़ेंगे। क्यूज क्या होती हैं? लाइक एक आपने क्यूज देखी होंगी, जैसे किसी भी ऑफिस वीआर के आगे जो लाइन लगी होती है, जैसे लेट मी प्रेजेंट इट। लाइक ये वाला जैसे क्यू होती है, इसके अंदर यहाँ पे अगर कोई शॉप है तो इसके आगे यहाँ पे बंदे ऐसे लाइन के अंदर खड़े होते हैं। तो जो यहाँ पे जो फर्स्ट बंदा होता है ये सबसे पहले आया होता है, तो सबसे पहले इस बंदे को अटेंड करा जाता है, फिर उसके बाद जो सेकंड बंदा होता है उसे अटेंड करते हैं, फिर थर्ड बंदे को अटेंड करते हैं। ऐसी क्यू चलती है। तो क्यू का मेन फंक्शन यही है कि जो हम जैसे कोडिंग लैंग्वेज के अंदर क्यू बनाएंगे, तो जैसे हमने जो फर्स्ट एलिमेंट हम जो ऐड करेंगे वो फर्स्ट एलिमेंट इधर आ जाएगा, तो इसे हम फर्स्ट नाम दे देंगे। तो ऐसे ही सेकंड एलिमेंट इसके पीछे पीछे आता रहेगा, और मेन वर्किंग फंक्शन ये होएगा कि जो फर्स्ट एलिमेंट है उसे हम पहले अटेंड करेंगे, उसके बाद जो आगे के एलिमेंट्स आएंगे लाइक जैसे सेकंड थर्ड एलिमेंट्स जो हम ऐड करते जाएंगे उसके बाद में अटेंड करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि जैसे हमने लास्ट में, अगर ये जैसे फिफ्थ एलिमेंट है हमने इसे लास्ट में ऐड करा है तो हम इसे पहले अटेंड करेंगे, ऐसा नहीं होगा। पहले फर्स्ट एलिमेंट अटेंड होएगा, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, ऐसे लाइन वाइज चलते जाएंगे। तो मेन क्यूज का ये होता है। अब इसके अंदर क्यूज ये मेन हो गया। अब क्या होता है कि जो स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी है हमारी, उसके अंदर प्री डिफाइंड फंक्शन होता है हमारे क्यू का। हमारा क्यू का एक प्री डिफाइंड फंक्शन होता है क्यू, और इसके अंदर उसका टाइप आता है जैसे इंट या स्ट्रिंग, या जो जिसकी भी हमें क्यू डालनी है हम उसका क्यू डाल सकते हैं। अरे जैसे इसका मैंने नाम दे दिया क्यू, तो ये एक फंक्शन हो जाएगा, इससे मैंने क्यू क्रिएट कर दी। स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी होता है। लाइक जैसे हम कोई एरे वगैरह क्रिएट करते हैं, जैसे हमने ऐसे एरे क्रिएट कर दिया str, ये हमने एरे क्रिएट कर दिया एक, तो ये स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी के अंदर ऑलरेडी फंक्शन है एरे क्रिएट करने के लिए। उसी तरीके से क्यू क्रिएट कर सकते हैं हम। अब इधर जैसे मैंने स्ट्रिंग डाल दिया, स्ट्रिंग क्यू, तो मैंने अब इधर स्ट्रिंग टाइप का क्यू क्रिएट कर दिया और जिसका नाम है क्यू। तो क्यूज बेसिकली ये होता है। अब अगर किसी को कोई डाउट आए, इसके अंदर समझ नहीं आया, तो मुझे बताएं। भैया 10 क्यों लिखा है? 10 जैसे इधर मैंने स्ट्रिंग बनाई है, तो इसके अंदर ये जो 10 लिखा है इसका मतलब है कि इस स्ट्रिंग के अंदर 10 कैरेक्टर्स आ सकते हैं। अब मैंने ऊपर जो क्यू बनाई है इसके अंदर कैरेक्टर डिफाइंड नहीं है, इसके अंदर कितने भी डाल सकते हैं। मगर इधर जो मैंने नीचे स्ट्रिंग बनाई है, कैस्टियर नाम की स्ट्रिंग है, तो इसके अंदर 10 कैरेक्टर्स ही आ सकते हैं सिर्फ। इसमें 10 कैरेक्टर्स आएंगे, और क्योंकि ये स्ट्रिंग है
तो इसके अंदर जो लास्ट कैरेक्टर होगा, 10th कैरेक्टर जो होगा, जो 9th इंडेक्स पे होगा, वो नल कैरेक्टर होगा। तो इसका मतलब इसमें हम 9 लेंथ की वो डाल सकते हैं, कोई भी स्ट्रिंग, कोई भी वर्ड हम 9 लेंथ का इसमें डाल सकते हैं, और लास्ट जो होगा वो हमेशा नल कैरेक्टर होता है। स्टार्टिंग जीरो से होगा 1 से? 0 से स्टार्ट होगा, इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट होता है स्ट्रिंग के अंदर, और कोई भी एरे हम लेते हैं तो हमेशा 0 से स्टार्ट होता है। 0 to n होता है। अगर मैंने जैसे इधर strn डिक्लेयर करा होता तो फिर 0 to n तक, n-1 तक इंडेक्स चलता है, लास्ट एलिमेंट n-1 इंडेक्स पे होता है। एनी अदर डाउट? ये तो फिर हम क्वेश्चन करेंगे क्यू से रिलेटेड। तो अगर कोई डाउट नहीं आ रहा है तो फिर हम क्यू से कर लेते हैं। ये क्वेश्चन है बाइनरी नंबर्स जनरेट करने के लिए। अब आई होप कि बाइनरी नंबर्स पता होंगे आपको क्या होते हैं, नहीं पता तो वो भी मैं बता देता हूँ। तो बाइनरी नंबर्स क्या होते हैं, जैसे अब डेसिमल नंबर पता है आपको, डेसिमल नंबर जो नॉर्मल नंबर्स होते हैं जिसमें 1 to 9 डिजिट्स यूज होते हैं, 0 to 9 डिजिट्स यूज होते हैं, ये हमारा डेसिमल नंबर वो होता है, डेसिमल नंबर रिप्रेजेंटेशन होता है जिसमें 10 डिजिट्स यूज हो सकती हैं। अब जो बाइनरी नंबर जो होते हैं हमारे, उसके अंदर सिर्फ 0 और 1 यूज कर सकते हैं हम। तो बाइनरी नंबर्स के अंदर 0 और 1 यूज होता है सिर्फ। अब किसी नंबर को, जैसे डेसिमल नंबर को मुझे बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो लेट्स से जैसे अगर 9 है, मुझे बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना है, तो इसको कन्वर्ट करने के लिए हम इसे रिपीटेडली 2 से डिवाइड करेंगे। तो अब इसको अगर हम 2 से डिवाइड करें तो इसका फर्स्ट रिमाइंडर जो आएगा वो 1 आएगा, और जो क्वेश्चन आएगा वो 4 आएगा। तो ऐसे ही अगर हम इसको 2 से डिवाइड करते जाएंगे तो ऐसे रिमाइंडर आएगा, अगेन 0 आएगा और क्वेश्चन आएगा 2, फिर दोबारा 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा, क्वेश्चन आएगा 1, रिमाइंडर आएगा 0। तो फिर अब जो 9 है इसको बाइनरी में अगर हमें रिप्रेजेंट करना है तो फिर अप डाउन टू अप अप्रोच होती है इसके अंदर, और इसका जो बाइनरी नंबर बनेगा वो ये बनेगा 1001। अब इसको अगर हमें वापस डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो फिर बेसिक अप्रोच यही होती है कि जैसे ये वाला है, ये 0th एलिमेंट है, ये 1 है, ये सेकंड है, ये थर्ड था, यही था। तो हम इस वाले को करेंगे, इसको 1 मल्टीप्लाई होगा 2 रेज टू द पावर 0 से, 0 मल्टीप्लाई होगा 2 रेज टू द पावर 1 से, ये वाला 0 होगा 2 रेज टू द पावर 2 से, और ये वाला जो 1 है 2 रेज टू द पावर 3 से मल्टीप्लाई होगा। अब इन सबको अगर हम ऐड कर देंगे, 1 into 2 रेज टू द पावर 3 प्लस 0 into 2 स्क्वायर प्लस 0 into 2 प्लस 1 into 2 रेज टू द पावर 0, अगर हम इनको ऐसे ऐड कर देंगे तो हमें इसका आंसर 9 मिलेगा। तो ऐसा नहीं है कि गलत करा है, सही है बिल्कुल, कन्वर्ट भी करके दिखा दिया है वापस। तो अगर ऐसी कोई भी बड़ा नंबर भी होता है तो बेसिक अप्रोच यही होती है कि इनको 2 से डिवाइड करते जाओ और फिर जो अप डाउन टू अप अप्रोच करके इनको बाइनरी नंबर हम बना सकते हैं। तो बाइनरी का बेसिक क्लियर है सबको, बाइनरी और डेसिमल में कैसे डिफरेंस है और कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? नहीं है तो बताए मेरे को कोई, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा दोबारा, फिर हम क्वेश्चन कर लेंगे आगे। क्लियर है भैया, क्लियर है भैया, आगे चलो बच्चे। हाँ, तो फिर जो हमारा जो क्वेश्चन है इसके अंदर, क्वेश्चन है हमारा ये कहता है कि इसके अंदर हमें n नंबर दे रखा है एक, और हमें हमारा टास्क जो है वो हमें ऑल बाइनरी नंबर्स जनरेट करने हैं फ्रॉम 1 to n। मतलब अगर हमें जैसे 10 दे रखा है तो हमें 1 का बाइनरी नंबर भी जनरेट करना है, 2 का, 3 का, 4 का टिल 10 हमें सारे जनरेट करने हैं वहां तक। तो अब इसके अंदर अगर किसी को क्वेश्चन समझ नहीं आया तो इन्होंने एग्जांपल भी दे रखा है, जैसे इनपुट दिया हमने 2 का,
तो इसका पहला आउटपुट आएगा 1 और दूसरा आउटपुट आएगा इसका 10। तो इसके अंदर जो फर्स्ट है वो तो हो गया 1 के लिए, वो हो गया 2 के लिए हो गया, वो 1 के लिए हो गया बाइनरी नंबर, और ये जो 1 0 है ये 2 के लिए हो गया बाइनरी नंबर। तो ऐसे हमारे दोनों आ जाएंगे इसके अंदर, बाइनरी नंबर हो जाएंगे। और जैसे इसके अंदर इसने सेकंड वाला दे रखा 5, तो 5 के अंदर क्या है, 5 के अंदर भी 1 to 5 तक सारे बाइनरी नंबर जनरेट करने हैं। तो पहला नंबर जो जनरेट हुआ वो 1 हुआ, दूसरा 1 0, तीसरा 1 1, फोर्थ वाला 1 0 0, फिफ्थ वाला 1 0 1। तो इसके अंदर ऐसे हमें जनरेट करने हैं सारे। और इसके अंदर अब इसने दे रखा है कि हमें सिर्फ फंक्शन जनरेट वाला, ये वाला जो फंक्शन था इधर जनरेट, ये वाला हमें पूरा करना है। ये जनरेट फंक्शन पूरा करना था हमें, ये मैंने इसके अंदर कर रखा है पूरा। तो जनरेट फंक्शन हमें ये वाला पूरा करना था इसके अंदर। बाकी इन्होंने जो लाइब्रेरीज वगैरह होती हैं और जो मेन फंक्शन होता है वो इन्होंने डिक्लेयर पहले से ही कर रखा है, तो हमें इसके अंदर ये करना था। अब इसके अंदर इन्होंने ये एक्सपेक्टेड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी दे रखी है कि ओ बिग O ऑफ n log n दे रखी है कि इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, नहीं तो वो आंसर गलत हो जाएगा। और इसने इन्होंने स्पेस भी दे रखी है बिग O ऑफ n log n, तो इससे ज्यादा स्पेस भी हमें कंज्यूम करनी है। और कंस्ट्रेंट्स दे रखी जो n की वैल्यू है वो 10⁻6 की है, तो 10⁻6 से बड़ा n हो नहीं सकता, और 10⁻6 के लिए हमें लॉन्ग n ही लेना पड़ेगा, क्योंकि int की वैल्यू तो 32,000 तक होती है समथिंग तक, तो वो तो काफी छोटा रहेगा, तो हमें लॉन्ग लेना पड़ेगा। अब इसके अंदर है कि इसने दे रखा है फंक्शन जो है ये, इसका डेटा टाइप दे रखा है वेक्टर स्ट्रिंग। ये जो वेक्टर स्ट्रिंग है इसका डेटा टाइप है कि जो ये फंक्शन है वेक्टर स्ट्रिंग टाइप का कोई एलिमेंट रिटर्न करेगा। तो वेक्टर स्ट्रिंग क्या होगा, वेक्टर का मतलब हो गया एरे, तो एरे ऑफ स्ट्रिंग्स, स्ट्रिंग हो गया कैरेक्टर का एरे, तो मतलब इसने जो वो रिटर्न करेगा वो एरे ऑफ स्ट्रिंग्स रिटर्न करेगा। तो इसका मतलब हमें जो भी नंबर होगा, जैसे अब इसके अंदर n इनपुट आएगा हमारा, अगर हमारा 5 इनपुट आया जैसे, तो हमें जो उसका जो फर्स्ट आंसर है 1 वो हमें एक स्ट्रिंग में इनपुट करा के हमें वेक्टर के अंदर डालना है उसमें। जैसे अब इधर मैंने वेक्टर ये वाला ले रखा है, ये वाला वेक्टर मैंने ले रखा है, वेक्टर स्ट्रिंग ans करके मैंने बना दिया आंसर करके, तो ये हमारा आंसर होगा जो हम रिटर्न करेंगे मेन फंक्शन के अंदर। लास्ट में मैंने रिटर्न भी कर रखा है। और फिर उसके बाद मैंने एक क्यू फंक्शन बना दिया, क्यू उसका क्यू डेटा टाइप का प्री डिफाइंड फंक्शन होता है जैसे SQL लाइब्रेरी के अंदर, तो मैंने एक क्यू बना दी स्ट्रिंग टाइप की दोबारा, जिसका नाम मैंने रख दिया क्यू। अब इसके अंदर फंक्शन होता है पुश का, ऑलरेडी फंक्शन होता है जिसके अंदर क्यू डॉट पुश मैंने करा, तो इसके अंदर क्यू के अंदर 1 पुश हो गया। अब क्यू में क्या होता है प्रोग्रामिंग के उससे देखें तो हम, भैया आई हैव अ डाउट। हाँ बोलो। ये हमने क्यू जो बनाई है स्ट्रिंग टाइप की क्यों बनाई, एक कैर भी तो बना सकते हैं। कैर बनाएंगे तो कैर मैं बताता हूँ, स्ट्रिंग हमने बनाई है क्योंकि इसके अंदर जो वेक्टर हमें रिटर्न करना है वो हमें वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग्स रिटर्न करना है। अगर हम कैर वाला बनाएंगे क्यू तो फिर एक ही स्ट्रिंग बनेगी वो पूरी, मतलब अगर हमने कैर का बनाया तो फिर क्यू ऑफ एक लेटर, मतलब कैरेक्टर जो होएगा, इंट और कैर होता है अलग अलग डेटा टाइप्स होते हैं, कैर के अंदर सिर्फ एक ही लेटर आएगा। स्ट्रिंग के अंदर हम काफी सारे कैर मतलब काफी सारे लेटर्स ले सकते हैं। अगर कैर का बनाएंगे तो फिर वो क्यू नहीं रह जाएगी एक तरह से, वो हमने कैर मतलब एक लेटर की एक क्यू तो कोई मतलब नहीं होएगा उसका। स्ट्रिंग क्यू तो कितनी भी बड़ी हो सकती है, अब तो हमें स्ट्रिंग लेनी पड़ेगी ना, मतलब एरे ऑफ कैरेक्टर्स, उसी की क्यू बनानी पड़ेगी हमें। तो इसके अंदर जो क्यू का जो हमारा बेसिक फंक्शन होता है वो क्यू का एक होता है, जैसे मैंने ये वाली क्यू बना दी, ऐसे ये एक हमारी क्यू बनी है, ये ऐसे क्यू बन रखी है, तो इसका जो ये वाला पार्ट होगा ये फ्रंट बोलेंगे हम इसे, और ये वाला जो पार्ट होगा हम इसे रियर बोलेंगे। तो अगर जैसे मैंने इधर इसका अगर ये वाला इंडेक्स 0 है तो फ्रंट इक्वल्स टू 0 हो जाएगा हमारा इंडेक्स, और जो रियर पार्ट है वो हमेशा क्यू के एंड को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर मेरी क्यू अगर सिर्फ यहाँ तक भरी हुई है, जैसे अगर ये वाला सेकंड इंडेक्स है, अगर मेरी क्यू सिर्फ यहाँ तक भरी हुई है
तो मेरा रियर हमेशा 2 रहेगा। तो अगर मुझे कोई भी एलिमेंट ऐड कराना होगा तो वो हमेशा 2 में, जो हमेशा रियर में ऐड होगा वो। तो जो स्टार्टिंग में क्या होता है, फ्रंट और रियर दोनों 0 होते हैं। फ्रंट इक्वल टू 0 होता है और रियर इक्वल टू 0 होता है स्टार्टिंग में। ये स्टार्टिंग कंडीशन होती है क्यू की। अगर हम एरे इम्प्लीमेंटेशन करें अगर, और अगर हम ये बेसिक जो प्री डिफाइंड क्यू होता है वो नहीं करें, तो हमारा एरे से अगर हम करेंगे तो फिर फ्रंट 0 आएगा और रियर 0 आएगा। अब इसके अंदर हम जब भी ऐड करेंगे तो जो भी एलिमेंट हम ऐड करेंगे वो रियर में ऐड होगा, और फिर उसके बाद हम रियर को प्लस कर देंगे ताकि जो नेक्स्ट एलिमेंट ऐड हो वो रियर के बाद वाले में ऐड हो। जैसे अब अगर मैंने इधर क्यू एक डिक्लेयर कर दिया कैर, मैंने स्ट्रिंग अगर डिक्लेयर करा क्यू बनाने के लिए, क्यू के नाम से डिक्लेयर कर देते हैं इसको, तो इधर मैंने 10 कैरेक्टर्स की क्यू डिक्लेयर कर दी। अब इससे बड़ी नहीं हो सकती क्यू हमारी, तो 10 कैरेक्टर्स की हो जाएगी। अब इधर मेरा जो फ्रंट एंड रियर है वो स्टार्टिंग में तो 0 रहेगा। अब मुझे इसके अंदर अगर कुछ ऐड करना है, जैसे मैंने सीन कराया, मतलब इनपुट कराया मैंने कोई भी नंबर, जैसे ए कैरेक्टर कैर ए ले लेते हैं, मैंने इनपुट करा दिया कैर ए। तो अब मुझे अगर इसके अंदर क्यू में ऐड करना है तो मैं क्यू ऑफ रियर में ऐड करूंगा, क्यू रियर इक्वल्स टू ए कर दूंगा मैं, और फिर उसके बाद रियर प्लस कर दूंगा। तो इसके बाद क्या हुआ, अब मैंने एक एलिमेंट क्यू अपनी क्यू में ऐड कर दिया, तो जो नेक्स्ट एलिमेंट होगा वो ऐड होगा 1 कैरेक्टर के अंदर, इधर ऐड होगा वो, क्योंकि जो सबसे पहले था वो रियर 0 था, तो मेरा फ्रंट 0 रहा इसके बाद, और रियर हो गया 1। तो अब जो नेक्स्ट कैरेक्टर आएगा वो 1 इंडेक्स पे आएगा, और क्यू ऐसे इधर की डायरेक्शन से चलती जाएगी ऐसे। और जब अगर क्यू अगर फुल हो जाए, जैसे अगर रियर हमारा 9 हो जाए, तो हम इधर ब्रेक कर सकते हैं फंक्शन को कि हमारी क्यू फुल हो गई है, ये शो कर देगा वो। उसके बाद हमें क्यू खाली करनी पड़ेगी अगर कोई और एलिमेंट्स ऐड करने हैं तो ये बात समझ में आई कि हम क्यू का इम्प्लीमेंटेशन कैसे करते हैं एरे के थ्रू। हेलो। हाँ, तो फिर ये वाली जो क्यू हो गई है लीनियर क्यू हो गई। अब एक और क्यू होती है सर्कुलर क्यू, क्योंकि अब हर बार ये हमारा फ्रंट, ये तो नहीं है, जरूरी नहीं है कि हमारा फ्रंट 0 ही रहेगा। तो सर्कुलर क्यू में क्या होता है कि जैसे अगर ये कोई एलिमेंट थर्ड इंडेक्स पे कोई एलिमेंट है, तो मैंने इधर से अगर ऐड करा, मेरा फर्स्ट एलिमेंट तो थर्ड पोजीशन पे आ गया, तो इसके अंदर मेरा जो फ्रंट हो जाएगा इधर, मेरा जो इधर फ्रंट हो जाएगा वो हो जाएगा सिद्धार्थ, यस। आपकी स्क्रीन पे सिर्फ कोड विजिबल है, जो आप टाइप कर रहे हो ना वो दिख नहीं रहा। ओह सॉरी, ओके। अब दिख रहा है? नॉट येट। कोड दिख रहा होगा फिर आपको, मैं कोड फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर क्यू का बेसिक समझ में आ गया है तो, कि पुश कहाँ से होता है, उसके अंदर एलिमेंट आएगा कहाँ से और निकलेगा कहाँ से, अगर ये एक्सप्लेन हो गया है तो मैं कोड समझा देता हूँ फिर कि इस क्वेश्चन के लिए हम कोड कैसे करेंगे। भैया एक बात पूछनी थी। हाँ पूछो। इसमें क्यू यूज करने का कोई खास रीजन? क्यू यूज करना इम्पोर्टेंट तो नहीं है, आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, मगर क्यू आपको एक्सप्लेन करना है इसलिए मैंने क्यू से इम्प्लीमेंट करा है इस क्वेश्चन को। अगर आपको हाँ, कोई दूसरा तरीका आता है तो आप उससे भी कर सकते हैं। वेक्टर से भी हो ही जाएगा। हाँ, वेक्टर से भी हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर क्यू का जो ये जो क्यू की जो अप्रोच है, इसके अंदर जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसने बोला है कि n log n तक होनी चाहिए, तो ये तो मैक्सिमम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई ना। अब अगर मैं क्यू के मेथड से कर रहा हूँ तो इसके अंदर कॉम्प्लेक्सिटी मेरी n आ रही है, सिर्फ बिग ऑफ n आ रही है सिर्फ, तो n इंटू लॉग n से तो कम ही होएगा ना n, इसलिए ये वाला बेटर मेथड है कॉम्पिटिटिव के हिसाब से भी। ठीक है भैया। हमें पता कैसे लगता है क्या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी? वो तो अभी जैसे आपको समझना पड़ेगा कि जैसे अगर इसके अंदर n कॉम्प्लेक्सिटी कैसे आ रही है कि ये जो लूप है ये सिर्फ n टाइम्स रन होगा,
अब अगर मैं जो दूसरे तरीके से करूंगा उसके अंदर 2 लूप्स लगेंगे, 3 लूप्स लगेंगे, ज्यादा लूप्स लगेंगे उसके अंदर, तो उसके अंदर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी। तो वो धीरे धीरे आप जैसे सीपी करोगे तो उससे आपको कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग करोगे तो आपको पता लगेगा कि किस चीज में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा लग रही है, किस में कम लग रही है। तो अब इधर जो q डॉट पुश मैंने लिखा है ये प्री डिफाइंड फंक्शन होता है। अब इसके अंदर q के रियर में ऑटोमेटिकली मैंने 1 पुश करवा दिया। अब इसके हिसाब से अगर हम देखें स्क्रीन दिख रही है ये पावर पॉइंट की? नहीं। अब आ रही है? हेलो, आ रही है स्क्रीन? हाँ, तो इसके अंदर जो क्यू है, मैंने क्यू के अंदर जैसे अगर मेरे ऐसे क्यू है, अगर मेरी ऐसे नहीं, ऐसे उल्टा ही ले लेते हैं, तो अगर मेरी ऐसे क्यू में अगर है, मेरी इधर ऐसे क्यू है तो मैंने 1 पुश करवा दिया इधर, तो मेरे रियर और फ्रंट दोनों में 1 हो गया। अभी ये जो मेरा कोड है इधर, मेरा जो कोड है इधर, मैंने इसके अंदर 1 पुश करवा दिया क्यू के स्टार्टिंग के अंदर। ये अगर मेरा ये वाला जो है मेरा ये जो है, अगर इधर ये फर्स्ट है मेरा, तो क्यू के स्टार्टिंग में मैंने 1 ऐड करवा दिया। अब इसके अंदर क्या हुआ कि उसके बाद मैंने चला दिया लूप कि ये n टाइम्स रन करेगा। अगर ये आपको समझ में आ रहा है तो n माइनस माइनस होगा जाएगा, तो मैंने n टाइम्स ये लूप चला दिया इसके अंदर। अब इसमें क्या हो रहा है कि मैंने एक और स्ट्रिंग डिक्लेयर करा है s1 के नाम से, और उसको मैंने उसके अंदर मैंने डाल दिया q डॉट फ्रंट, मतलब जो q के जो फ्रंट में जो चीज है, जो q के फ्रंट में जो था 1 था जो हमारा q के फ्रंट में जो हमारा 1 था, ये फ्रंट हो गया और ये रियर हो गया। तो q के जो फ्रंट में था ये 1 मैंने ये डाल दिया s1 के अंदर अभी। तो इसके बाद क्या हुआ, q के फ्रंट में मैंने डाल दिया s1 में डाल दिया q डॉट फ्रंट। अब इसके बाद मैंने इसको पॉप करवा दिया, इसको मैंने करा दिया पॉप, तो ये हट जाएगा क्योंकि मैंने करा दिया पॉप। तो अब s1 के अंदर मेरा क्या रहा, s1 के अंदर हो गया मेरा 1 और फ्रंट हो गया मेरा पॉप, मतलब पॉप का मतलब है कि डिलीट करना, तो पॉप हो गया वो। अब इसके बाद मैंने क्या करा, जो मैंने वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग्स बना रखा था ans नाम का, इसके अंदर मैंने s1 को पुश बैक कर दिया। पुश बैक भी प्री डिफाइंड फंक्शन है, जिसमें क्या होता है कि जैसे मेरा ये वेक्टर है ans का वेक्टर है मेरा, ये वेक्टर है मेरा, तो इसके अंदर इधर की साइड से पीछे की साइड से पुश हो जाएगा। तो अब इसके अंदर 1 पुश हो गया मेरा वेक्टर के अंदर। अब इसके बाद क्या कर रहा हूं मैं, इसके अंदर मैंने एक और स्ट्रिंग डिक्लेयर करा s2, उसको मैंने s1 के इक्वल कर दिया। तो s2 में क्या हुआ, s2 में भी 1 आ गया, s2 भी 1 हो गया। अब इसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, क्यू के अंदर s1 डॉट अपेंड 0, s1 डॉट अपेंड का क्या फंक्शन है, s1 डॉट अपेंड का फंक्शन है जैसे अपेंड मतलब कि पीछे से ऐड करना। तो s1 हो गया, अब मैंने अपेंड डॉट 0 करा है, तो s1 के अंदर पीछे की साइड से 0 ऐड हो गया है, और ये जो दूसरे वाला फंक्शन था s2 था जो, s2 जो फंक्शन था मेरा, इसके अंदर भी मैंने अपेंड करा दिया, मतलब पीछे से ऐड करा दिया मैंने 1, तो इसके अंदर भी मैंने पीछे से 1 ऐड करा दिया। अब मैंने क्या करा था, इसके अंदर मैंने ये पुश बैक करा था,
क्यू के अंदर पुश करा था मैंने, तो S1 इधर आ गया, 1 0 ऐड हो गया, और फिर उसके बाद मैंने S2 ऐड करवाया था, तो इधर आ गया 1 1। अब मेरी क्यू बन गई है ये, और इसके अंदर मेरा रियर पार्ट मेरा ये बन गया था, ये मेरा फ्रंट पार्ट है और ये मेरा रियर पार्ट है। अब लूप दोबारा रन होगा, इसके अंदर मैंने स्ट्रिंग S1 को दोबारा मैंने Q डॉट फ्रंट कर दिया, तो फ्रंट पार्ट मेरा 10 था, तो S1 हो गया मेरा 1 0 जो पहले से ही था, तो भी दोबारा ओवरराइट हो गया और ये हो गया 1 0। अब दोबारा Q डॉट पॉप करा मैंने, तो इसके अंदर ये पॉप हो जाएगा एलिमेंट, और पॉप का ये फंक्शन होता है, जो रियर वाला होता है वो ये आगे शिफ्ट कर देता है। तो अब मेरा रियर और फ्रंट सेम हो गया, और ये फ्रंट पार्ट मेरा 1 1 बन गया। अब दोबारा सेम प्रोसीजर होगा, S2 को मैंने S1 इक्वल टू कर दिया, तो ये 0 हो जाएगा इधर ओवरराइट होके, और Q डॉट पुश, फिर मतलब S1 के अंदर 0 अपेंड होगा, S2 के अंदर 1 अपेंड होगा, तो S2 के अंदर होगा 0 अपेंड, S1 में 0 अपेंड होगा, S2 में होगा 1। तो अब अगर हम देखें, इसके अंदर इधर 1 0 ऐड हो गया था, तो अब इसके अंदर अगर हम देखें ऐसे लूप रन होता जाएगा बार बार, तो जो फर्स्ट एलिमेंट इधर ऐड हुआ, इसको अगर हम बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करें तो ये 1 ही आएगा, और इसको अगर हम बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करें तो ये 2 आएगा। अब नेक्स्ट एलिमेंट जो ऐड होएगा वो होगा ऐड 1 0 1, सॉरी 1 1 ऐड होगा, ये इधर है ना फ्रंट के अंदर जो है ये ऐड होगा, तो इसको अगर हम कन्वर्ट करें तो ये 3 आएगा। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं, पता लग रहा है इसके अंदर कि इसके अंदर जो हमारा वेक्टर के अंदर ऐड होता जाएगा वो 1 से लेकर n तक नंबर्स हमारे ऐड होते जाएंगे। तो ये जो कोड है ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि इसके अंदर क्यों इन्वॉल्व हो रहा है, मगर ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के हिसाब से और सीपी के हिसाब से काफी फास्ट है। तो इसके अंदर अगर आपको कोड समझ में आया है तो इसके अंदर सारे बाइनरी नंबर्स ही जनरेट हो रहे हैं, 1 से लेकर n तक के बाइनरी नंबर सारे ऐड हो रहे हैं। और अगर मैं इसको कंपाइल एंड रन करता हूँ तो इसके अंदर फॉर इनपुट 2 योर आउटपुट इज 1 and 1 0, तो 1 हो गया 1 नंबर के लिए, 1 0 हो गया सेकंड नंबर के लिए। तो इसके अंदर अगर मैं इसको सबमिट भी करूंगा तो ये करेक्ट आएगा। क्योंकि इसके अंदर मेन इनको ये चाहिए था कि अगर मैं n नंबर डाल रहा हूँ तो मुझे 1 का बाइनरी भी चाहिए। ये देखिए एग्जीक्यूशन टाइम इसका 0.13 सेकंड्स आया है और आंसर इज करेक्ट। तो इसके अंदर इन्होंने यही बोला है कि अगर n इनपुट आ रहा है तो हमें स्ट्रिंग्स चाहिए जिसके अंदर 1 से लेकर n तक के सारे बाइनरी नंबर्स हो और ऐसा सा आउटपुट बुझाना चाहिए। तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये वाला अप्रोच। कोई डाउट है तो बताइए, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। भैया एक ये अपेंड वाला थोड़ा बता दो कि अपेंड में क्या किया आपने इसमें। अपेंड में कुछ नहीं किया। अपेंड होता है जैसे मैंने S1 स्ट्रिंग ले रखा, कुछ भी मेरा स्ट्रिंग है ये, अगर इतना मेरा स्ट्रिंग है तो अपेंड का फंक्शन होता है कि इसके एंड में ऐड कर देना है। तो अगर मैं S1 के अंदर अगर मैं S1 डॉट अपेंड करता हूँ, अगर मैं S1 डॉट अपेंड S2 करता हूँ अगर मैं, तो S1 के अंदर अगर मेरा जैसे 100 है तो S1 के अंदर मेरा हो जाएगा 100, इसके बाद S2 अपेंड हो जाएगा मतलब 101। तो अपेंड का मतलब कुछ नहीं है कि जो भी स्ट्रिंग है उसके एंड में ऐड करना है, बस अपेंड का मतलब ये है। समझ में आया? ये अपेंड फंक्शन ये वेक्टर के लिए है, वेक्टर से रिलेटेड है, क्यू का फंक्शन नहीं है ये। हाँ मतलब स्ट्रिंग से रिलेटेड है। मैंने S1 डॉट अपेंड करा है ना, स्ट्रिंग के अंदर करा है, तो स्ट्रिंग का फंक्शन है। हाँ तो आपको ये अप्रोच समझ में आ गई एवरीवन कि क्यू के अंदर फ्रंट डॉट फ्रंट जो फंक्शन है ये रिटर्न करता है वैल्यू की क्यू के जो सबसे फ्रंट वाला जो एलिमेंट है वो रिटर्न करेगा, और क्यू डॉट पॉप जो है वो फ्रंट एलिमेंट को हटा देगा क्योंकि वी हैव डेल्ट विद दैट एलिमेंट, एंड जो फ्रंट के पीछे वाला एलिमेंट है उसको आगे ले आएगा, और रियर भी एक पीछे शिफ्ट हो जाएगा। जैसे मैंने डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया था इसके अंदर कि रियर पहले इधर था रियर पहले, तो मैंने पॉप करा तो 11 हट जाएगा, और अगर रियर के ऊपर जैसे 101 एलिमेंट है
अगर मैं पॉप करूंगा इसको तो फिर ये एलिमेंट हट जाएगा और रियर भी हट जाएगा, रियर इक्वल टू फ्रंट हो जाएगा, रियर भी इधर ही आ जाएगा और इधर आ जाएगा 101 एलिमेंट। पॉप का फंक्शन ये होता है कि जो फ्रंट एलिमेंट होता है उसको हटा देना और जो पीछे वाला एलिमेंट होता है उसको आगे ले आना। आई होप ये कोड समझ में आया होगा, क्यों समझ में आई होंगी आपको। कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। भैया मेरा एक डाउट है। हाँ पूछो। भैया मैं ये पूछ रहा हूँ कि अगर मुझे डीएसएस सीखनी है तो मैं कौन सा कोर्स फॉलो करूँ? भाई वो आप चिन्मय भैया से पूछे, वो ज्यादा अच्छा गाइड करेंगे। मैं इधर क्यूज के बारे में बता रहा हूँ, उससे रिलेटेड डाउट है तो आप वो पूछें तो ज्यादा बेटर रहेगा। ओके भैया। ये स्ट्रिंग इक्वेट क्यों की है s2 इक्वल टू s1? मतलब S2 equals उसकी to वैल्यू S1 क्यों डाली है उसमें, s2 में क्यों डाली है s1 की? S1 मैंने इसके अंदर डाला तो इसमें क्या हुआ, जैसे इसके अंदर ये एल्गोरिदम ही है ये इसका, कि जैसे अब स्टार्टिंग के अंदर क्या डाल रखा था, मैंने 1 डाल रखा था S1 के अंदर, तो मैंने S2 के अंदर डाला 1, फिर उससे क्या हुआ, अब दोनों के अंदर 1 आ गया। अब मेन मोटिव इसका ये था कि मुझे अपेंड करना है इसके अंदर, तो एक के अंदर मुझे 0 डालना है, S1 के अंदर आएगा 0, S1 के अंदर आएगा 0 और S2 के अंदर आएगा 1। तो मेन मोटिव बस 2 स्ट्रिंग इसलिए बनाई थी क्योंकि 2 डिजिट्स होते हैं, एक 0 और एक 1 होता है बाइनरी में, तो एक में 0 अपेंड करना है और एक में 1 अपेंड करना है। अब उसमें यही होगा फिर, जैसे आप देख सकते हैं कि पहले दोनों के अंदर 1 1 था, अब इसके अंदर मैंने 0 ऐड करा तो ये वाला नंबर बन गया 2 और ये वाला बन गया 3। अब जो नेक्स्ट जो प्रोसीजर होता है इसके अंदर, S1 के अंदर S1 10 था तो S1 के अंदर 10 आता और S2 के अंदर भी 10 आता। फिर इसके बाद क्या होता है, इसके अंदर एक के अंदर 0 ऐड होता और एक के अंदर 1 ऐड होता, इसके अंदर 0 ऐड होता, इसके अंदर 1 ऐड होता। अब ये जो नंबर था ये 2 की पावर 0 हो गया, ये 2 की पावर 1 हो गया और ये 2 की पावर 2 हो गया, तो ये नंबर बन जाता 4 और ये नंबर बन जाता 5। ऐसे ही आगे वाला डिजिट होता, उसके अंदर क्या होता कि इधर 0 अपेंड हो जाता दोबारा, तो ये एल्गोरिदम है ये तो पूरा, इसके अंदर दोनों 0 हो जाते तो इधर 0 अपेंड हो जाता, इधर 1 अपेंड हो जाता। तो अब ये वाला जो नंबर था ये आप देख सकते हैं ये बनेगा 6 वो उसका वो एल्गोरिदम था, वो तो अपेंड करने का एक तरीका। हाँ वैसे नंबर एक एक आगे आगे बनता जाएगा तो फिर उसके अंदर वो होता जाएगा, इस तरीके से सारे नंबर इसके अंदर प्रिंट हो जाएंगे। एनी अदर डाउट? Okay, if there is no other doubts, then I can go over to Chinmay bhaiya. Chinmay bhaiya, over to you. सिद्धार्थ भाई आपका लैपटॉप है? हाँ जी, क्या आपका लैपटॉप कौन सा, मतलब मॉडल कंपनी? मॉडल मैं लिख के बता दूंगा कौन सा है, चैट के अंदर मैं लिख के बता दूंगा, अगर आपको लेना हो तो देख सकते हैं। ओके भैया एक और काम भी तो हम कर सकते हैं। हाँ मैं बोलूं? हाँ बोलो। मतलब बिना क्यू यूज करे अगर हम 2 स्ट्रिंग्स ले लें हाँ और फिर उनको मतलब हाफ टाइम्स चलाएं, लाइक अगर हमको कुछ करना ही नहीं है, जैसे कोई भी नंबर है उससे आधा टाइम चलेगा, n टाइम्स पे नहीं चलेगा, n से कम चलेगा। उसमें जैसे मान लो फर्स्ट नंबर और सेकंड, ऐसे 2 वेरिएबल ले लिए, फर्स्ट और सेकंड, एक में स्ट्रिंग मतलब 1 1 कर दिया, दोनों में स्ट्रिंग को 1 1 कर दिया। फिर एक लूप चला फर्स्ट में, नहीं जस्ट अ सेकंड, हाँ जो फर्स्ट थी उसमें लाइक कुछ 1 अपेंड कर दो, हाँ, और जो सेकंड वाली स्ट्रिंग है उसमें 0 अपेंड कर दो। लाइक समझ आ रहा है भैया? हाँ आगे बोलो, समझ आ रहा है। हाँ तो उसके बाद जब ये 2 नंबर बन जाएंगे, जैसे एक लूप से जो लूप चल रहा है आपका वाइल, उससे बाहर 2 वेरिएबल बनाए, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट में एक एम्प्टी स्ट्रिंग डाल दी,
सेकंड में 1 डाल दिया। ओके उसके बाद जब फर्स्ट टाइम लूप चला तो फर्स्ट वाला जो वेरिएबल है उस स्ट्रिंग में अपेंड कर दिया 1 और सेकंड वाले वेरिएबल में 0। ओके तो इससे हमारे 2 नंबर बन गए 1 और 2। उसके बाद दूसरा जो लूप चला उसमें फर्स्ट वाली जो कि अभी 1 है उसमें 1 अपेंड कर दिया तो वो बन गया 1 1, इससे 3 आ गया हमारा। और उसके बाद जो दूसरी है सेकंड वाली उसमें 1 0 है, उसमें 0 अपेंड कर दो तो वो बन गया 4। ऐसे एक लूप में हमारे 2 नंबर हमें मिल रहे हैं, तो इसलिए हमारा लूप n/2 टाइम्स चलेगा, तो वो तो और ज्यादा बढ़िया नहीं हो जाएगा। तो उसके अंदर फिर कर सकते हैं वैसे, मगर चला के देखना पड़ेगा कि जब एग्जैक्ट कोड आता है तभी पता लगता है। ऐसे अप्रोच तो सही लग रही है आपकी भी, मगर जब एग्जैक्ट कोड होगा वो चला के देखना पड़ेगा तब पता लगेगा। मतलब आपने ये वाली अप्रोच कैसे सोची? मैं उसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ बजाय कि ये कोड के जो आपने लिखा हुआ है। तो आपने कोड समझा दिया ना, ये अप्रोच कैसे सोची वो आप बताते। अप्रोच तो देखो भाई क्यू की तरह ही होती है, मतलब अब क्यू से सोचना था तो अप्रोच सोची मैंने, नहीं तो आप जो अप्रोच सोचोगे वो तो थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस से भी आता ही है। अब अगर आपने जैसे अप्रोच सोची वो आपने मेरी अप्रोच देख के अप्रोच सोची होगी आपने भी, या पहले से थी आपके दिमाग में? अभी आई थी जस्ट, तो मैंने सोचा हाँ तो शेयर कर वही दूं। थोड़ा एक्सपीरियंस जैसे मिलता है, आप अलग अलग कोडिंग प्रॉब्लम सॉल्व करोगे और एक्सपीरियंस यार लोगे तो उससे आपको अलग अलग अप्रोच आएंगी। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ये एक मेथड तो नहीं है, और भी हो सकता है मेथड। मैं तो एक तरीका बताया आपको जो मुझे सही लगा और जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी कम ले रहा है। हाँ जी, तो मेरा जो कोड था मैंने वो एक्सप्लेन कर दिया। देखो हर क्वेश्चन में कुछ कंस्ट्रेंट्स होते हैं और कुछ ऐसे ऐसे की पॉइंट्स होते हैं जिससे पता चलता है कि हमें कौन सा डाटा स्ट्रक्चर यूज करना चाहिए, कौन सा एल्गोरिथम उसके लिए अडॉप्ट करना चाहिए। लाइक अभी आप आगे पढ़ोगे ना तो स्टैक्स, बट क्यूज, भैया लिंक मैं वो बात नहीं कह रहा। एक तो इसमें क्यू यूज हो रही है और दूसरा जो है उसमें आपका वो जो n टाइम्स चल रहा है आपका लूप, क्योंकि n माइनस माइनस कर रहा है वो n से लेके 0 तक चलेगा। बिल्कुल। तो इसमें जो मैं सोच रहा हूँ, एक बार मतलब आप सोच के देखो, ये हाफ टाइम चलेगा, n टाइम्स भी नहीं चलेगा, क्योंकि एक बार में 2 नंबर दे रहा है ये। ठीक है। तो मतलब ये ज़्यादा एफिशिएंट नहीं लग रहा है। अमन, मैं आई थिंक सिद्धार्थ ने एक बार भी ऐसा नहीं बोला कि वो एफिशिएंट नहीं है। मैं भी ये नहीं कह रहा एफिशिएंट नहीं है। अप्रोच भी जो आपने बताई, आई एम सेटिस्फाइड विद दैट। बट वन थिंग व्हाट आई वांट टू सजेस्ट कि कई बार ऐसा होता है ना कि हमारे को लगता है अप्रोच सही है और सामने वाला भी कन्विंस हो जाता है, बट जो बाउंड्री केसेस होते हैं ना वहां पर हमारी अप्रोच कई बार फेल हो जाती है, वहां पर हमारा रॉन्ग आंसर आ जाता है। उस वजह से जैसे अब आपने अप्रोच सोच लिया है, मेरे ख्याल से चैट बॉक्स में पढ़नेगा ने इस क्वेश्चन का लिंक भी फॉरवर्ड कर दिया और अब अभी हम फिर से फॉरवर्ड करवा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। आप एक बार ट्राई करके देखो, अगर आपका लगता है कि आपको कोड चलता है ना तो वेल एंड गुड, आई विल अप्रिशिएट योर एफर्ट फॉर दैट कि आपने हमसे भी कम टाइम में, मतलब कि n/2 टाइम में इसका सॉल्यूशन निकाला है, वो बहुत अच्छी बात है। इट्स अ प्रोग्रेस फॉर यू, क्योंकि एक प्रॉब्लम के n नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो सकते हैं, उसके बाद n में से n/2 सॉल्यूशन ऐसे होंगे जो हमारे कंस्ट्रेंट्स को सेटिस्फाई कर रहे होंगे, जो और n/2 ऐसे होंगे जो सेटिस्फाई नहीं कर रहे होंगे। वो बात ठीक है कि आपने n/2 में करा, बट अगर इधर कंस्ट्रेंट n log n का था कि हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n log n में होनी चाहिए, तो n का भी सॉल्यूशन अच्छा है, n/2 का भी अच्छा है, और हो सकता है रूट n का सॉल्यूशन भी आ जाए इसके अंदर कि रूट n तक ही करना पड़ रहा है, या फिर log n का आ जाए, क्योंकि हर बाइनरी नंबर जो है वो 2 जब आती है तो उसकी बाइनरी डिजिट एक एक्स्ट्रा ऐड होती है, तो हो सकता है उसके बहुत सारे सॉल्यूशन हो। इट्स अ मैटर ऑफ कंस्ट्रेंट की क्वेश्चन में हमने क्या कंस्ट्रेंट दिया है। हाँ जी, हाँ जी भैया। पर आपने जो अप्रोच सोचा उसको इम्प्लीमेंट जरूर करना, इससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी, ऊपर से आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। जी ठीक है भैया। और एक चीज और गाइस, मेरे को ऐसा लगता है टू बी ऑनेस्ट कि जो हमने क्यूज आज सब चूज करा वो आपके लिए कुछ के लिए, मतलब कि आई थिंक काफियों के लिए जो फ्रेशर है बिल्कुल ही, जो कह रहे हैं हमने सिर्फ 11th-12th में थोड़ी सी कोडिंग करी है, उनके लिए थोड़ा ये हाई लेवल हो गया होगा। सो सॉरी फॉर दैट कि हम थोड़ा हाई लेवल चले गए एकदम से शुरुआत में। जो कल का सेशन है वो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट होगा, जहाँ पर आपको सबसे पहले वेरिएबल वगैरह बताएंगे, वेरिएबल क्या होता है, कैसे मेमोरी में एक वेरिएबल स्टोर होता है, उसके साथ साथ फिर एक वेरिएबल में कैसे एक लिस्ट क्रिएट होती है या फिर कोई एरे क्रिएट होता है, कैसे लिंक लिस्ट बनती है, उसके बारे में इंट्रोडक्शन है। लिंक लिस्ट के बाद आपको लिंक लिस्ट की क्या एप्लीकेशन है,
उसके बाद लिंक लिस्ट के अलावा और कौन सा डाटा स्ट्रक्चर है, उसमें एक स्टैक का नाम बहुत आपने फ्रीक्वेंटली सुना है कि स्टैक बना दिया, हमारी मेमोरी स्टैक के फॉर्म में होती है। मतलब कि जो जो थोड़ी कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन सर्च करते रहते हैं उन्होंने स्टैक काफी बार सुना होगा। तो एक स्टैक के ऊपर भी छोटा सा इंट्रोडक्शन होगा। मेनली हम कल लिंक लिस्ट पे फोकस करने वाले हैं। आज अगर आपको जैसे जो डाउट्स आ रहे हैं उसके लिए अभी अब मैं एक डाउट सेशन रख देंगे, क्योंकि थोड़ा हाई लेवल हो गया। उसमें हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे कि एक्चुअली में एक वेरिएबल कैसे डिफाइन होता है और कैसे एक एरे बनता है, एरे से कैसे क्यू बनती है, और क्यू से पहले क्यू के बाद उसमें कैसे इनबिल्ट जो हमारी लैंग्वेज टू लैंग्वेज इनबिल्ट क्यू के फंक्शन कैसे कैसे डिफाइंड है, मतलब कि जावा में अलग है, सी प्लस प्लस में अलग है, उसके ऊपर थोड़ी हम बात कर लेंगे। उसके अलावा गाइज क्यूज के बारे में आप अपनी तरफ से भी जरूर पढ़िएगा, और जो भी डाउट हो कल के सेशन में आप बिल्कुल स्टार्टिंग में पूछ सकते हैं, इवन बिफोर स्टार्टिंग दी लिंक लिस्ट और वेरिएबल। तो और उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि क्यूब में क्लैरिटी नहीं आ रही है तो फिर आप मेरे को अप्रोच कर सकते हैं, या फिर अभी हम सीपी मेंटर में मैं अभी लिस्ट दे दूंगा, उसमें से अगर आपको जो भी लगता है कि आप इस सीनियर को जानते हो, क्योंकि हमारे मोस्टली सीपी मेंटर्स बीटेक के हैं 80%, तो आप उनसे डायरेक्ट अप्रोच भी उन्हें डायरेक्ट अप्रोच भी कर सकते हैं। इसके अलावा जो थोड़े लेट ज्वाइन करे थे, जिन्होंने कुछ मिस कर दिया, इस सेशन की रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे नेक्स्ट वीक तक आ जाएगी। और इससे पहले भी हमने जो 4 सेशन करे हैं उसमें भी हमने काफ़ी बेसिक चीज़ें डिस्कस करी हैं, तो किसी को वो देखना हो तो यूट्यूब पे वो भी अवेलेबल है। लिंक मैं अभी आपको दे देता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल का। और गाइस जो एक फ्रीक्वेंट क्वेश्चन ग्रुप पर आ रहा था वो ये था कि जब मैंने कम्युनिटी मेंबरशिप का फॉर्म मिला था तो उसके अंदर वो एनरोलमेंट नंबर मांग रहे थे। तो मेरी बात हुई है आपके सीनियर से, तो उन्होंने कहा है विद इन 2 to 3 वीक्स आपका एनरोलमेंट नंबर आ जाएगा, और जैसे ही एनरोलमेंट नंबर आए कोई भी एक जना मेरे को इन्फॉर्म कर देना, मैं आपको वो वाला गूगल फॉर्म का लिंक फिर से सर्कुलेट कर दूंगा, सो दैट यू कैन बी अ ऑफिशियल पार्ट ऑफ दिस कम्युनिटी। क्योंकि गाइस ऑफिशियल रजिस्ट्रेशन होना कोडशेफ के प्लेटफॉर्म पे बहुत ज़रूरी है। और ये मैंने आपको हमारे यूट्यूब चैनल का लिंक फॉरवर्ड कर दिया है। इसके साथ साथ गाइज मैं आपको अपने बाकी सारे सोशल मीडिया हैंडल, मतलब कि अगर आपको लगता है कि आपका व्हाट्सएप पे क्वेरी आंसर नहीं हुई है तो आप डायरेक्ट हमें इन हैंडल्स के ऊपर मैसेजेस कर सकते हैं। वी विल रिप्लाई योर क्वेरी एज सून एज पॉसिबल। और किसी और को अभी भी इसके अलावा कुछ और डाउट हो रिगार्डिंग क्यू या फिर आज के सेशन में तो वो पूछ सकता है अभी, वरना कल का सेशन भी हम 5:30 PM पे रखेंगे। मैंने बता ही दिया लिंक लिस्ट और स्टैक के बारे में होगा, वेरिएबल्स के बारे में होगा। आज के सेशन से बहुत ज़्यादा बेसिक होने वाला है। आज मेरे को लगता है थोड़ा बाउंसर निकल गई है 3-4, बट सिद्धार्थ ने अपनी तरफ से बहुत अच्छा अटेम्प्ट करा आपको समझाने का, और मैं होप करता हूँ कुछ ना कुछ आपको आपकी नॉलेज में इंक्रीमेंट हुआ ही होगा। बाकी सिद्धार्थ भी है और भी सारे हमारे सीपी मेंटर्स हैं, वी विल हेल्प यू जितना भी हम कर सकते हैं। टिल देन गाइस आप हमें सोशल मीडिया पे तो ज़रूर फॉलो कर लें ताकि आपकी कोई भी अपडेट्स मिस ना हो, कोई भी क्वेरी मिस ना हो। और वीडियो के लिए मैंने यूट्यूब का आपको लिंक दे दिया, तो आप हमसे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और किसी को भी हमारी कोर टीम मेंबर के बात करनी हो तो वैसे तो जो पोस्टर अपडेट गया था उस पोस्टर पे नंबर है, बाकी मैं आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे रहा हूँ, यू कैन कॉन्टैक्ट मी। और किसी को कुछ डाउट हो तो वो पूछ सकता है। कोई डाउट है गाइस? नो डाउट। तो गाइस आज के आपके प्रीशियस टाइम के लिए थैंक यू। होप करते हैं कि आप कल भी आएंगे और अपनी नॉलेज को इंक्रीज करेंगे, और कोई भी डाउट होगा तो पूछेंगे। तब तक के लिए गाइस प्रैक्टिस जरूर करते रहना, क्योंकि कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस में मत आ जाना कि हमने ये क्वेश्चन कर लिया तो हमें सीपी आ गई, क्योंकि सीपी ऐसी चीज है जो लॉजिक मांगती है, और लॉजिक हर दिन सेम नहीं होता। किसी दिन आपका दिमाग बहुत अच्छे स्टेट में होता है और किसी दिन आप थोड़ा ऑफ होते हो, तो उस दिन लॉजिक भी थोड़ा स्लो ऑफ ही चलता है। तो प्रैक्टिस जरूर करते रहना, और कोई भी डाउट और क्वेरी के हो तो प्लीज फ्री फील फ्री टू आस्क अस। थैंक यू। थैंक यू भैया। थैंक यू भैया।